हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी चल रही है। एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। स्टैटिस्टिक के 3 चैप्टर जो आने वाले हैं उस पर मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ऑब्वियस सी बात है, ये वीडियो भी लंबा होने वाला है। सो पहले हम बात करेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा पे, फिर सेकंड टॉपिक हमारा होगा प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और तीसरे में हम बात करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन, मीडियन और मोड के क्वेश्चन शुरू करेंगे। सो चलिए देखते हैं सर। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समंक नहीं है, द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा। मोहन और सुरेश की मासिक आय 10 और 13,000 है, तो ये डेटा है। इसमें सोहन की इनकम दे रखी है और सुरेश की इनकम दे रखी है, तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो, तो ये एज ए डेटा यूज हो सकता है। यस, इट इज़ अ डेटा। महेश और रमेश ने परीक्षा में 55% और 65% अंक प्राप्त किए, ये भी डेटा है। इसमें भी कंपैरिजन है, एक जैसा डेटा है, कंपेरेबल है, परसेंटेज दे रखे हैं। एक नगर की जनसंख्या वर्ष 1981 में 70,000 थी और वर्ष 1991 में 90,000 थी, इसमें भी जनसंख्या दे रखी है, तुलना हो सकती है, ये भी डेटा है। और सोहन की आयु 20 वर्ष है, उसने बीकॉम में 62% अंक प्राप्त किए हैं, इसमें आप तुलना नहीं कर सकते। इसमें सोहन की ही 2 विशेषताएं बताई है, सोहन की आयु और मोहन की आयु नहीं बताए, या सोहन के नंबर और मोहन के नंबर नहीं बताए। इसमें सोहन की ही दोनों विशेषताएं बताई है, तो ये समंक नहीं है। तो थोड़ी पहचान होनी चाहिए। जब आप स्टैटिस्टिक करते हैं तो स्टैटिस्टिक में बेसिकली सबसे पहले होता है डेटा। डेटा के कलेक्शन पे भी अभी अपन आएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेटा का कलेक्शन। तो डेटा तो पता हो डेटा होता क्या है। खैर, समंकों में अविश्वास व्यक्त करते हुए डिज़राइली ने ऐसे बताया था। एक फेमस स्टैटिशियन हुए हैं डिज़राइली, उन्होंने कहा था कि समंक क्या होते हैं। झूठ होता है, सफ़ेद झूठ होता है, झूठ और आंकड़े होता है, कि झूठ, सफ़ेद झूठ और समंक। तो उन्होंने मतलब उनको स्टैटिस्टिक के लिए जो डेटा जुटाए जाते हैं उसमें उनको विश्वास ही नहीं था। उसने कहा इंसान 3 तरह का झूठ बोल सकता है। एक तो होता है प्योर झूठ, जो झूठ होता है। एक सफ़ेद झूठ होता है, जो हम अपने रिश्ते को बचाने के लिए या चीज़ों को अनईजी नहीं होने के लिए बोला करते हैं। और एक डेटा भी अपने आप में झूठ बोलता है। एक ही चीज़ को डेटा की मदद से आप सही भी साबित कर सकते हो, गलत भी साबित कर सकते हो। ये जल्दी वाला वीडियो है, इसलिए मैं इस पर नहीं जाऊँगा। डिटेल्ड वीडियो में कभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप समंकों की मदद से झूठ भी बोल सकते हो, उसी चीज़ को सच भी बोल सकते हो। यदि एक वृहत क्षेत्र में शिक्षित व्यक्तियों से सूचना एकत्रित करनी हो, देखो 2 बातें समझनी होगी। एक तो वृहत क्षेत्र है, मतलब एक बड़ा एरिया है, और वो भी पढ़े लिखे लोगों से सूचनाएं प्राप्त करनी है, तो कौन सी विधि उपयुक्त होगी। क्या आप शेड्यूल भेजेंगे, क्या आप प्रश्नावली भेजेंगे, प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत अनुसंधान करेंगे, या संवाददाताओं के माध्यम से अनुसंधान करेंगे। सर आप उसको प्रश्नावली भेज दीजिए। आज क्वेश्चन का आंसर सामने के सामने ही है, आपको PDF इसकी मिल जाएगी, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगी, और मैं व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा अगर आप बोलेंगे तो। सो सिंपली बात यह है कि अगर आपका बड़ा एरिया है और लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि लोग पढ़े लिखे हैं, तो आप उनको क्वेश्चनर भेज दीजिए, वो वहाँ से फिल करके भेज देंगे। क्योंकि अगर आपका जो जवाब देने वाले रिस्पोंडेंट हैं वो अगर अशिक्षित होते, कम पढ़े लिखे होते, तो उनके घर पे क्वेश्चनर जाएगा, वो क्वेश्चंस को समझ ही नहीं पाएंगे, भरने में भी रिलक्टेंट होंगे, इच्छा नहीं दिखाएंगे। तो अगर बड़ा एरिया है, जल्दी कवरेज करना है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो रिस्पॉन्स के चांसेस अच्छे होते हैं, तो आप उनको क्वेश्चनर भेज सकते हो। तो ये डेटा कलेक्शन का एक तरीका है। तो आप कौन सा मीडियम चुनेंगे ये भी आपको सीखना होता है। इफ़ क्लास इंटरवल इज 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, देन द फर्स्ट क्लास इज। देखिए, आपका पहला ग्रुप दे रखा है 10 से 14, दूसरा ग्रुप दे रखा है 15 से 19। चलो मैं आपसे वैसे एक बात पूछूं, बताओ इस क्वेश्चन में 4-4 का अंतर चल रहा है या 5-5 का अंतर चल रहा है? सोचो। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, अंतर को यूं देखते हैं, लेफ्ट टू राइट। ऑलवेज रिमेंबर, अंतर देखना चाहिए ऊपर से नीचे। यूं देखोगे ना तो आपको सही अंतर दिखेगा। जैसे 10 से 14, 15 से 19, और अगला क्या दे रहा है 20 से 24। तो आपका जो वर्ग अंतराल चल रहा है ना, वो 5-5 का चल रहा है। अब आप ये देखिए, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। हर ग्रुप में ये लोअर लिमिट होता है, ये वाला अपर लिमिट होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले वर्ग का जो अपर लिमिट है और अगले वर्ग का जो लोअर लिमिट है उसका अंतर निकालना है। अंतर आया 1 का, 14 और 15 में अंतर आया 1 का, इसका करना है आधा। ठीक है, तो आधा। अब आधे को आपको एडजस्ट करना है। 10 में से एडजस्ट करोगे तो 9.5, और 14 में एडजस्ट करोगे तो 14.5। मतलब लोअर लिमिट में से माइनस करना है, अपर लिमिट में जोड़ना है। 15 में से माइनस करोगे 14.5, 19 में जोड़ोगे तो 19.5, 20 में से हटाओगे तो 19.5, और 24 में जोड़ोगे तो 24.5। तो इसको अपन बोलते हैं अपवर्जी श्रेणी। सॉरी, ये वाली जो है ये समावेशी श्रेणी है, समावेशी श्रेणी है। और ये वाली जो है ये अपवर्जी श्रेणी है। ठीक है,
तो इसे अपन यूँ भी बोलते हैं कि हमने समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में बदल दिया। ये वाली जो सीरीज़ है ये है इंक्लूसिव सीरीज़, और इसे अपन ने अभी अभी बदल दिया एक्सक्लूसिव सीरीज़ में। ठीक है, इसने हमसे पूछा कि बताओ पहली क्लास क्या होगी, तो पहली क्लास होगी 9:30 से 14:30, तो 9:30 से 14:30 भी इसका आंसर होने वाला है। ठीक है चलिए, द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ क्लासेस, जैसे अभी चल रहा था ना 9:30 से 14:30, तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, इसके बीच का जो अंतर हुआ है उसको बोलते हैं CI, क्लास इंटरवल। तो इन दोनों के बीच का अंतर होता है क्लास इंटरवल। आप बाकी ऑप्शन देख लीजिएगा, देखिए थोड़ा समय कम है आपके पास। देयर वर 200 एम्प्लॉयज इन ऑफिस, एक कार्यालय में 200 कर्मचारी थे, 200 में से 150 विवाहित थे। कुल पुरुष कर्मचारी 160 थे, जिसमें से 120 विवाहित थे। अविवाहित महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी थी? अब कोई बोलेगा सर ये हमें कैसे पता लगेगा? अरे बहुत आसान होता है, एक आपको टेबल बनानी आनी चाहिए। ठीक है, टेबल में आप क्या करो, एक तरफ तो क्या है, देखो आंकड़ों में क्या पता समझ में आया कि 200 कर्मचारी थे, उसमें से 150 विवाहित थे, तो शादीशुदा को अपन ने बोला मैरिड। ठीक है, ये तो है बर्बाद लोग। अनमैरिड ये हैं खुशी वाले लोग, मज़े कर रहे हैं तो शादीशुदा लोग और अनमैरिड लोग। ठीक है, उसके बाद पुरुष के लिए लिख देते हैं मेल, और महिलाओं के लिए लिख देते हैं फीमेल। ठीक है, चलो अब अपने को ये चौकड़ी को भरना है। आपको ये समझ में ज़रूर आना चाहिए कि आपकी चौकड़ी का अल्टीमेट योग 200 आएगा, क्योंकि इस कार्यालय में 200 कर्मचारी थे, 200 में से 150 शादीशुदा थे, उन 150 को यहाँ लिख दो। इसका मतलब अपने आप ही 50 ही आ गया कि 50 की शादी नहीं हुई थी। कुल पुरुष कर्मचारी 160 थे, तो 160 हैं पुरुष कर्मचारी, इसका मतलब ये निकला कि बाकी 40 कर्मचारी हैं महिला कर्मचारी, ये भी निकल गया। अब बस बीच में से एक फिगर आ जाए तो मेरा सेट हो जाएगा मामला। अच्छा, कुल पुरुष कर्मचारी 160 थे, जिसमें से 120 विवाहित थे, तो मेरे पास हो गए विवाहित पुरुष, मेल, ये तो है मैरिड और मेल भी हो। ठीक है, तो विवाहित पुरुष चाहिए मुझे, वो हो गए 120, बस ये 120 भरते ही ये बैलेंस आ गया 30, यहाँ 160 है तो यहाँ पे गैप आ गया 40, यहाँ 40 है तो यहाँ गैप आ गया 10। अब ये मुझसे जो पूछेगा मैं बता सकता हूँ, 3 हिडन फिगर हैं, ये मुझसे कुछ भी पूछ सकता था। इसने मुझसे पूछा अविवाहित महिलाएं, तो मुझे महिलाएं चाहिए, और महिलाएं मतलब क्वेश्चन के हिसाब से, और अविवाहित चाहिए, तो ये हो गई आपकी अविवाहित महिलाएं, तो 10 हो गई। तो इसका आंसर बी रहने वाला है, अविवाहित महिलाएं 10 है। ठीक है, चलिए एक बार आप वापस देख लीजिएगा। द क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा इज, प्राथमिक डेटा एकत्रित करने की सबसे तेज विधि है पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, मेल्ड क्वेश्चनर मेथड या टेलीफोनिक इंटरव्यू। सर आप टेलीफोन कर दीजिए ना भैया। आप पहले में क्या है पर्सनल इंटरव्यू, अगर आप एक एक को जाके पर्सनली इंटरव्यू करोगे, जो भी आपको पूछना है एक एक के पास जाओगे, कितना समय लगेगा? आप बहुत समय लगेगा। इनडायरेक्ट इंटरव्यू में भी आपको कहीं ना कहीं डेटा सोर्स के पास जाना पड़ता है, उसमें भी समय लगेगा। क्वेश्चनर भेजोगे आएंगे, इससे बढ़िया तो सबसे बढ़िया है टेलीफोनिक इंटरव्यू। अगर आपसे क्विकेस्ट पूछा है, जल्दी से जल्दी अगर आपको सबसे तेज आंकड़े कलेक्ट करने हैं, तो आप टेलीफोन मतलब मोबाइल वगैरह करके पूछ लो। इन इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, पहले तो आप समझ लो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन होता क्या है। देखो, एक डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन होता है, डायरेक्ट रिसर्च होता है। उसमें क्या होता है, आप संबंधित व्यक्ति के पास जाते हो, जैसे आप किसी फैमिली के पास जाओ, उनसे पूछो भाई आप कितना कमाते हैं और आपका इनकम में कहाँ कहाँ खर्च होता है, कहाँ बचता है, तो वो तो आपने डायरेक्ट उसी से इंटरव्यू किया। कई बार ऐसा डेटा आपको कलेक्ट करना होता है जिसके बारे में आपको लगता है कि वो आपको सही जानकारी नहीं देंगे, फॉर सम रीज़न आपको लगता है कि वो सही जानकारी नहीं देंगे, तो आपको इनडायरेक्ट सोर्स पे जाना चाहिए। ये बात है कि सर कैसे, जैसे मान लो आपको ये जानना है कि एक मोहल्ले में मान लीजिए 500 लोग रहते हैं, मेल हैं, और उसमें से कितने लोग शराब पीते हैं, आपको ये जानना है। अब आप एक एक से तो जाके पूछोगे तो बताएगा क्यों आपको, आप कौन, क्यों बताऊं, पीता हूं, अपने पैसे की पीता हूं ऐसे डायलॉग भी सुनने को मिलेंगे आपको। तो आप क्या करो, आप शराब की दुकान पे चले जाओ, वहाँ से पूछ लो कि भाई कितने रोज़ की बोतलें बिकती हैं, वहाँ से पूछ लो। तो इनडायरेक्ट समझ गए आप। इनडायरेक्ट में क्या होता है, अपन अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन डायरेक्ट संबंधित व्यक्ति से नहीं पूछते, उसके बारे में जहाँ से जानकारी मिल सकती है वहाँ से मिल सकती है। इसी तरह जैसे अपराधों की आपको जानकारी लेनी है तो आप पुलिस थाने से जाके ले लो। ठीक है, मान लो किसी स्कूल के बच्चे सिगरेट पीते हैं या नहीं पीते, आपको ये डेटा कलेक्ट करना हो। अब बच्चे से पूछोगे तो बच्चा बताएगा क्या? आपको नहीं बताएगा। लेकिन आप वहीं पे स्कूल के बाहर एक कैबिन है,
उस कैबिन वाले से शाम को चुपचाप से खोपचों में खोपचा बोलते हैं उसको, पूछो भाई क्या है, कितने छोरे हैं, रोज़ पीते हैं नहीं पीते हैं, वो आपको सारा बता देगा। तो बात समझ गए ना? ठीक है, अब टाइम नहीं है ज़्यादा। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, डेटा इज़ नॉट कैपेबल ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। ऐसा होता है कि डेटा को आप संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते, या सूचना प्रदाता से सीधे संपर्क करना संभव या वांछनीय नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है। इनडायरेक्ट आपको तब करना चाहिए जब आपको लगता है कि इन्फॉर्मेंट आपको डायरेक्ट सूचना नहीं देगा किसी भी वजह से, प्रतिष्ठा की वजह से, झिझक की वजह से, तो आप इनडायरेक्टली कलेक्ट कर लो डेटा। सम इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा आर, द्वितीयक डेटा के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो पहले आपको सबसे पहले ये समझ में होनी चाहिए, डेटा दो तरह से कलेक्ट होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा। अगर आप खुद डेटा कलेक्ट करते हो, अनुसंधान करता नए सिरे से खुद आंकड़े कलेक्ट करता है, तो वो जो डेटा निकल के आएगा वो होगा प्राइमरी डेटा, मेहनत लगेगी। एक होता है सेकेंडरी डेटा जो पका पकाया अवेलेबल होता है। इसे तुम सरल भाषा में समझो, नोट्स अगर आप खुद बन रहे हो, किताब बन रहे हो मतलब बना रहे हो, किताब पढ़ी खुद नोट्स बना रहे हो, तो जो बनेगा वो बनेगा प्राइमरी डेटा। और अगर पके पकाए नोट्स ले लिए, पकी पकाई किताब भी ले ली, तो वो एक तरह से सेकेंडरी डेटा है। समझ गए? ठीक है। अब तो ये कह रहा है कि सेकेंडरी डेटा के मुख्य सोर्सेज क्या होते हैं, इंटरनेशनल प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन पत्र पत्रिकाएं, हाँ। सरकारी व व्यापारिक संस्थाओं के प्रकाशन, हाँ। अर्ध सरकारी प्रकाशन प्रतिवेदन, हाँ भाई हाँ, इसका आंसर उपरोक्त सभी आएगा सर। ये सारे के सारे आपके सेकेंडरी सोर्सेज हैं। आप इंटरनेशनल सोर्सेज से डेटा ले सकते हो, गवर्नमेंट सोर्सेज से डेटा ले सकते हो, बिजनेस मैगजीन से सोर्सेज ले सकते हो, जो बड़ी बड़ी एजेंसीज होती हैं वहाँ से डेटा ले सकते हो, इंटरनेट से सोर्सेज से डेटा ले सकते हो। ये सारा का सारा सेकेंडरी डेटा होता है। मैं अभी इस पे बात नहीं कर रहा कि सेकेंडरी डेटा कितना विश्वसनीय होता है या नहीं होता है, शक करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आगे वीडियो में आएगा। पर सेकेंडरी डेटा मतलब होता है पका पकाया डेटा, और उसके ये सोर्सेज हो सकते हैं। और इसके नीचे कहीं कहीं मैंने क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन भी दिए हैं, पीडीएफ तो मैंने कह ही दिया अवेलेबल हो जाएगी आपको। डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट्स आर, अगर मान लो जनगणना रिपोर्ट है, फॉर एग्जांपल 2011 की जनगणना हो गई है, 2021 की नहीं हो पाई, 2011 की मान लो जनगणना हुई, उससे आपको पता लगा कि हिंदू आबादी कितनी है, मुस्लिम आबादी कितनी है, सिख आबादी कितनी है, ऐसे आपको आबादी पता लगी। तो ये कह रहा है कि आपके पास जो आंकड़े आए वो प्राथमिक डेटा है या सेकेंडरी डेटा है? ऑब्वियस सी बात है सेकेंडरी डेटा है, द्वितीयक डेटा है। आपने तो जनगणना करी नहीं, कर भी नहीं सकते थे, आपकी पूरी ज़िंदगी खप जाती। जनगणना में बहुत सारे लोग लगते हैं, करोड़ों अरबों रुपया लगता है। जी हाँ, करोड़ों अरबों रुपया लगता है, बहुत बड़े लेवल पे मशीनरी लगती है, तब जाके इतना डेटा कलेक्ट हो पाता है। जो अपने को यूं ही पका पकाया मिल जाता है कि मान लो फॉर एग्जांपल राजस्थान है, कि राजस्थान में इतनी आबादी है, इतनी पुरुष हैं, इतने महिला हैं, या देश की आबादी 121 करोड़ है, 64 करोड़ पुरुष हैं, इतनी महिलाएं हैं। ये डेटा यूं ही निकल के नहीं आता, ये जनगणना से डेटा आता है, और जो हमें मिलता है पका पकाया डाटा, दैट इज़ सेकेंडरी डेटा। ठीक है, चलिए इसके बाद है इन कनेक्शन ऑफ डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरव्यू मेथड। देखो अगर क्वेश्चन के आंसर छुपे हुए आए हैं स्क्रीन पे, तो आप खुद ही लगाओ क्वेश्चन। एग्जाम तो तुम्हारा भी है ना भाई, तुम्हारा ही है, मेरा तो हो गया एग्जाम बचपन में बचपन में। इन कलेक्शन ऑफ डेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरव्यू मेथड, डेटा के संग्रह में निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार का तरीका है? व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि, टेलीफोनिक साक्षात्कार विधि, प्रकाशित डेटा, ए और बी। भाई अगर आपको साक्षात्कार यानी इंटरव्यू ही करना है तो पर्सनली इंटरव्यू भी कर सकते हो और टेलीफोनिक इंटरव्यू भी कर सकते हो। तो इंटरव्यू मेथड कि सर ये इंटरव्यू मेथड क्या है? अगर आपको डेटा खुद से कलेक्ट करना है तो उसे प्राइमरी डेटा कहेंगे। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, क्वेश्चनर भेजो, अपना आदमी भेजो, इंटरव्यू करो, ऑब्जर्व करो, ये बहुत सारे तरीके हैं। तो इंटरव्यू में दोनों तरह के तरीके चलते हैं। ठीक है, इसके बाद है द्वितीयक समंकों का। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, द्वितीयक समंक यानी जो पके पकाए समंक हैं। किसी ने कहा कि इनका कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए, सेकंड कहता है सावधानी पूर्वक जांच के बाद उपयोग करना चाहिए। तो ये तो है कि ए के मुकाबले बी ज़्यादा सही है। सी है उपयोग तभी किया जाए जब संग्रहकर्ता के बारे में ज्ञात कर लिया जाए, और उपयोग किया जा सकता है यदि प्रकाशित हो। तो आपको याद करना है कि द्वितीयक समंकों का आपको सावधानी पूर्वक जांच के बाद ही उपयोग करना चाहिए। सेकेंडरी डेटा पे यानी जो इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल होता है फॉर एग्जांपल, वो भी सेकेंडरी डेटा का सोर्स है, तो उसे ब्लाइंड फेथ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, और जांच परख के बाद या 2-3 सोर्सेज से क्रॉस चेक करने के बाद ही आपको उस डेटा को यूज़ करना चाहिए। बाकी
ये कहना कि नहीं नहीं द्वितीयक समंकों का तो कभी उपयोग ही नहीं करना चाहिए, तो किसका मतलब क्या है, आप हर बार खुद प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करोगे, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करोगे, उसमें हर बार पॉसिबल नहीं होता है, कभी कभी करना चाहिए, बट मोस्टली सेकेंडरी डेटा ही यूज़ किया जाता है, पर आपको सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए और आपका जो सोर्स है वो रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद है द्वितीयक समंकों के स्रोत हैं एक कंपनी द्वारा सर्वेक्षण द्वारा से प्राप्त आंकड़े। अब आप गौर कीजिए, अगर एक कंपनी सर्वे करा के आंकड़े जुटा दिए तो वो तो उसके प्राइमरी डेटा हो गए, पैसा खर्च करके डेटा जुटाया है भाई, उन्होंने सर्वे करवाया है। एक राष्ट्रीय कंपनी की बिक्री, उत्पादन और मजदूरी का विवरण, ठीक है, होल्ड पे रखते हैं। सरकार की गुप्त सूचनाएं, मान लीजिए सरकार ने गुप्त रूप से कुछ सूचनाएं जुटाई हैं, तो मैं तो कहूँगा वो भी उनके लिए प्राइमरी सोर्सेज हैं। रिजर्व बैंक का प्रतिवेदन और अन्य प्रकाशित सामग्री, ये है आपका सिंपली सेकेंडरी डेटा। अगर आरबीआई ने कोई रिपोर्ट निकाली है कि इस साल इतने बैंक हैं, इतनी जमाएं हैं, इतना क्रेडिट क्रिएशन हुआ, जो भी आंकड़े आरबीआई ने निकाले हैं, तो वो उठा लीजिए आप, तो वो आपका सेकेंडरी डेटा का सोर्स है। तो आरबीआई की जो रिपोर्ट है और अदर पब्लिकेशन है, दैट कैन बी सेड एज सेकेंडरी डेटा। इसके बाद एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टैटिस्टिकल डेटा। पहचानिए इसमें से सांख्यिकी ये डेटा कौन सा है। राम 50 वर्ष का है, सो इससे तो कुछ समझ नहीं आया है, बस ठीक है, राम 50 वर्ष का है, पर ये सांख्यिकीय समंक नहीं है। राम की ऊंचाई 5 फीट 6 इंच है और श्याम और हरि की ऊंचाई 5 फीट 3 इंच और 5 फीट 4 इंच है। ये बिल्कुल, ये तुलनात्मक है, तो ये समंक है। तीसरा है, राम की ऊंचाई 5 फुट 6 इंच है, वजन 90 किलो है, ये राम के बारे में ही दो बातें हैं, तो ये सांख्यिकी समंक नहीं है। और ए की बिक्री बी और सी से अधिक थी, इसमें भी कुछ क्लियरिटी नहीं है, इसमें कंपैरिजन तो है लेकिन आंकड़ों में क्लियरिटी नहीं है, तो इसमें बी सही है, जहाँ पे आप सही तुलना कर पा रहे हो। ठीक है, सेल ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर 4 मंथ इज, आपको XYZ कंपनी की जनवरी फरवरी मई और अप्रैल, ये मार्च होगा सर, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल की सेल दे रखी है। ठीक है, और सेल दे रखी है, कहता है द अबव डेटा रिप्रेजेंट डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस, इंडिविजुअल या नन ऑफ दीज। तो ये आपका सर हर महीने की डिटेल दे रखी है ना, किस महीने में क्या सेल हुई, तो ये आपकी इंडिविजुअल डेटा है। देखो जिस सीरीज में एक्स होता है ना, जैसे मान लो जैसे सेल के आंकड़े दे रखे हैं, मैं एक बार सिंपल लिखता हूँ, ये 1000 में है ना, 1000 में 10,000 15,000 18,000 9,000, तो आपको हर महीने के बारे में पता लग रहा है, तो ये आपकी है इंडिविजुअल सीरीज। ऐसा होता कि 10,000 की सेल हुई 3 बार, 15,000 की सेल हुई 2 बार, 18,000 की सेल हुई मान लो 4 बार, और 9,000 की सेल हुई मान लेते हैं 3 बार। तो जब x के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी होती है, कोई चीज़ कितनी बार घटित हुई, तो वो डिस्क्रीट सीरीज होती है। ठीक है, और एक और होता है, जैसे आपकी 10-12 हज़ार की सेल हुई 4 बार, 12 से 14,000 की सेल हुई 5 बार, 14 से 16,000 की सेल हुई 8 बार, 16 से 18,000 की सेल हुई 3 बार। जिसमें ये वर्ग होता है और फ्रीक्वेंसी होती है, जिसमें ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, वो होता है कंटिन्यूअस सीरीज। डेटा को अरेंज करने के, दिखाने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल सीरीज, जिसको बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी, एक होता है डिस्क्रीट सीरीज, जिसको अपन बोलते हैं खंडित श्रेणी, और एक होती है ग्रुप वाली सीरीज, जिसको अपन बोलते हैं अखंडित श्रेणी। इसमें हर महीने का इंडिविजुअल आंकड़ा हमें पता है, इसलिए शॉर्ट ये इंडिविजुअल सीरीज है। ठीक है सर, चलिए इसके बाद है मिड वैल्यू आर ऑल्सो कॉल्ड। तो जैसे ये होता है ना 12 से 16, 16 से 18 या 16 से 20 कर लेते हैं, तो ये तो होते हैं ग्रुप। और अगर 12 + 16 बटा 2 किया जाए, 12 16 28 बटा 2 14 आया, 16 और 20 36, 36 बटा 2 किया 18 आया, तो इसको बोलते हैं मिड वैल्यू। ठीक है, मिड वैल्यू को अपन सेंट्रल वैल्यू भी बोलते हैं और क्लास मार्क भी बोलते हैं, तो आपको याद करना है। ठीक है, तो ये जब अपन सेंट्रल टेंडेंसी वाले क्वेश्चन करेंगे तब ये काम आएगी, मिड वैल्यू कहीं कहीं। तो मिड वैल्यू को क्लास मार्क भी कहा जाता है, वर्ग चिन्ह भी कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला है अनुसंधानकर्ता जांच का आयोजन करके नए सिरे से सूचनाएं एकत्रित करे तो उन्हें कहते हैं। तो अगर रिसर्चर है, खुद ही पूरा रिसर्च का प्रोग्राम बनाकर नए सिरे से डेटा कलेक्ट करता है, शायद उसे पुराने डेटा या तो पुराने डेटा अवेलेबल नहीं है, या अवेलेबल है तो उसे विश्वास नहीं है, या वो खुद एक्यूरेसी चाहता है, या मेहनत से डेटा कलेक्ट करना चाहता है, करे बिल्कुल, प्राइमरी डेटा कहलाएगा उसे। इस प्रकार जो आंकड़े वो जुटाएगा उसे प्राथमिक समंक कहेंगे।
द्वितीयक समंक प्राप्त करने का तरीका है। तो अगर आपको पके पकाए आंकड़े चाहिए तो क्या तरीका हो सकता है? प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। अगर आप पर्सनली जाके इन्वेस्टिगेट करोगे, रिसर्च करोगे, तो ये तो प्राइमरी डेटा का तरीका है। प्रकाशित सामग्री यूज़ करोगे तो ये सेकेंडरी डेटा है। अगर इनडायरेक्ट रूप से डायरेक्ट इन्फॉर्मेंट के पास ना जाकर, जैसे मैंने बताया, शराब की दुकान ठेके से शराबियों की सूचना ली, सिगरेट बेचने वाले कैबिन वाले से आपने सिगरेट पीने वालों की जानकारी ली, पुलिस थाने में जाके अपराधों की जानकारी ली, तो वो आपका इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है। पर फिर भी उसमें जो डेटा आएगा वो प्राइमरी डेटा ही है, क्योंकि आपने मेहनत से जुटाया है। और प्रगणकों द्वारा सूचनाओं का संग्रहण, अगर आपने न्यूमरेटर्स को भेज के, जैसे अपने संवाददाता भेजे जगह जगह, वो जाके सूचनाएं कलेक्ट करके लाए, तो वो डेटा भी प्राइमरी डेटा है। तो जो पकी पकाई पब्लिश्ड सामग्री होती है जहाँ से आपने डेटा उठा लिया, तो वो द्वितीयक सामग्री का, द्वितीयक समंक का एग्जाम्पल है। नेशनलिटी ऑफ अ पर्सन इज़, अगर जैसे मैं बोलूँ ये व्यक्ति राकेश है और ये राकेश व्यक्ति भारतीय है, तो ये भारतीय होना क्या है? ये एक डिस्क्रीट वेरिएबल है, ये एक एट्रीब्यूट है, ये कंटिन्यूस वेरिएबल है, या कुछ नहीं है? तो ये एक एट्रीब्यूट है, ये एक गुण है, ठीक है। एक होती है मात्रा, मात्रा को तो अपन बोलते हैं क्वांटिटेटिव। तो कुछ डेटा तो होता है क्वांटिटेटिव डाटा, और कुछ होता है क्वालिटेटिव डाटा, जिसमें किसी गुण के बारे में बात की जाती है। गोरा काला, अमीर गरीब, लंबा टिंगड़ा, ठीक है। तो भारतीय गैर भारतीय, तो ये जो डेटा होता है ये वाला आपका कैसा है? ये गुण है, एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो चलिए, द डेटा ऑब्टेन्ड बाय इंटरनेट, अगर इंटरनेट से अगर आपको डेटा मिलेगा तो वो क्या है? प्राइमरी सेकेंडरी दोनों, वो सर सेकेंडरी डेटा है। पका पकाया डाटा है, किसी ने अपलोड की फाइल, आपने वो डेटा पे विश्वास किया नहीं किया भाई, आपने उसको देखा, अगर वहाँ से कुछ भी डेटा उठाया तो वो आप सेकेंडरी डेटा उठा रहे हो। नमूना अवलोकनों से की गई गणना की सांख्यिकी माप को कहा गया है। द स्टैटिस्टिकल मेजर कंप्यूटेड फ्रॉम द सैम्पल ऑब्जर्वेशन अलोन हैव बीन टर्म्ड एज एस्टिमेट पैरामीटर स्टैटिस्टिक एट्रीब्यूट। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। स्टैटिक कहलाता है, मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि एक शहर में 1000 परिवार हैं, ठीक है, मान लेते हैं एक शहर है उसमें 1000 परिवार हैं। आपको एवरेज इनकम निकालनी है, ठीक है, एवरेज इनकम निकालनी कि एक परिवार औसत कितना कमाता है। अगर आप हर परिवार में गए, आपने 1000 के 1000 परिवारों का जाके आंकड़ा निकाला और उसके बाद आपने उसका मीन यानी एवरेज निकाला, तो एक पूरी जनसंख्या का फिगर निकल के आएगा। उसे अपन एक तरह से पैरामीटर कहेंगे। लेकिन सपोज कीजिए कि आपने 1000 परिवारों में से रैंडमली मतलब बगैर पहले से निर्धारित किया, आपने रैंडमली रूप से, यादृच्छिक बोलते हैं उसको, यादृच्छिक रूप से आपने 50 परिवारों का चयन किया, 50 परिवारों का चयन किया और 50 परिवारों का एवरेज निकाला, और फिर उससे आपने अंदाज़ा लगाया कि भाई ये 50 परिवारों का एवरेज है तो शहर भर का एवरेज इतना होगा। तो ये जो आपने 50, इस 50 को बोलेंगे सैंपल से जो रिजल्ट निकाला जाता है ना उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक। सैंपल से जो रिजल्ट निकाला जाता है वो होता है स्टैटिस्टिक। पूरा जो ओवरऑल नतीजा होता है उसको बोलते हैं पैरामीटर। और जो एक सैंपल से हम कुछ भी निकालते हैं, चाहे मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिवीजन, कुछ भी निकालते हैं, उसको अपन बोलते हैं स्टैटिस्टिक, सांख्यिकी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद कहता है बारंबारता घनत्व डैश डैश का अनुपात है। तो पहले आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ ग्रुप हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप। और इसकी है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मान लीजिए मार्क्स हैं, इधर ये 8 है, यानी इसको अपन यूँ कह लें 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से 20 के बीच में आए। 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 और 30 के बीच आए। 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स ऐसे हैं, और 12 स्टूडेंट ऐसे हैं, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब जो वर्ड आया वो है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो आपको क्या करना है? फ्रीक्वेंसी में क्लास इंटरवल का भाग लगाना है। जैसे फ्रीक्वेंसी तो है 8 और इसमें क्लास इंटरवल का भाग लगाना है। जैसे इसके बीच में अंतराल कितना है? 10 और 20 के बीच में 10 का। तो यहाँ आपने 10 और 20 का जो अंतराल है 10 का भाग लगाया, तो ये रिजल्ट आया 0.8। तो इसको अपन बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो अब आप क्या समझे? आपने क्या किया? आपने ऊपर रखा है फ्रीक्वेंसी और नीचे रखा है आपने क्लास इंटरवल। ये जो अपॉन की लाइन है ना, इसको टेक्निकली बोलते हैं 2। तो इसको क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी टू क्लास इंटरवल, ठीक है।
फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने का क्या तरीका है, फ्रीक्वेंसी टू क्लास इंटरवल। तो फ्रीक्वेंसी टू क्लास इंटरवल, इसका बी आंसर हो जाएगा, बी आप समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको यहाँ पे देखो वर्ग दे रखे हैं 10 से 20, 10 से 20 से 30, 0 से 10 से शुरू है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है और इसने पूछा है बताओ 20 से 30 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, पता होना चाहिए, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये आपको वर्ग दे रखे हैं और इसके बाद यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्या दे रखी है, 4, 6, 20, 8, 3। अब आपको बनानी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। तो ये हो गई 4, ऐसे जिगजैग चलता है, 4 और 6 हो गया 10, 10 और 20 हो गया 30, 30 और 8 हो गया 38, 38 और 3 हो गया 41। ये आ गया आपका संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसने पूछा था 20 और 30 के ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताओ। 20 और 30 यानी ये वाला ग्रुप, थर्ड वाला ग्रुप, तो थर्ड वाले ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई 30। तो 30 इसका आंसर हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 2030 इन द फॉलोइंग डेटा इज। अब ये उल्टा क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है और आपको 2030 यानी थर्ड वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इस बार ऊंधा क्वेश्चन है, तो ठीक है, आपको जब आ ही गया तो फिर तो कर ही लोगे। 0 से 10 कर तो तुम सारे ही लोगे, ऐसी बात नहीं है, मैं तो वैसे ही चलो ज़बरदस्ती अपना फ़र्ज निभा रहा हूँ जी, आपको तो आता ही है क्वेश्चन तो, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिसिंग है और सी एफ दे रखी है, ठीक है। ध्यान देना, आपको फ्रीक्वेंसी मिसिंग है और आपको सी एफ दे रखी है। तो पहले मैं सी एफ कॉपी कर लेता हूँ ना, 5, 13, 28, 34 और 38। अब आपको पता है कि सबसे पहले तो यहाँ पे 5 रहा होगा क्योंकि जिगजैग चलता है। 5 में ऐसा क्या जोड़ूँ कि 13 हो जाए तो 8 जोड़ दो। 13 में क्या जोड़ूँ कि 28 हो जाए, 15 जोड़ दो। 28 में क्या जोड़ूँ कि 34 हो जाए, 6 जोड़ दो। 38 के लिए क्या जोड़ूं कि आप 34 के अंदर 4 जोड़ दो। तो इससे मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। अब क्वेश्चन अब देख के तो आपको पता नहीं चल सकता कि मैंने फ्रीक्वेंसी सी बनाया, लेकिन आप समझ ही गए थे, मैंने किया तो आपके सामने ही है। तो 20 से 30, 20 से 30 यानी ये वाला, यानी ये वाला ग्रुप, तो ये वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है 15, ठीक है। चलो ओके। उसके बाद दे रखा है एक और क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिटवीन 150 एंड 200 बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा इज। वेल अभी अब के बारे में आपको मोर देन सीरीज दे रखी है, मोर देन 100, ठीक है। मैं इसको लिखता हूँ मोर देन 100। 100 से ज़्यादा कितने लोग हैं, यानी मान लो 100 रुपये कमाई है तो 100 से ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं 76। मोर देन 150, 150 से ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं 63। मोर देन 200, 200 से कमाने वाले ज़्यादा लोग हैं 28। और मोर देन 250, 250 से ज़्यादा है 5। बस यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। अब सर क्या है ये आपको मोर देन सीरीज दे रखी है, इसको अपने को नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि 100, 150, 200, 250 चल रहा है, तो 50-50 का अंतर चल रहा है। तो 100 से 150 के बीच के लोग मुझे सर्च करने हैं, फिर 150 से 200 के बीच के लोग ढूंढने हैं, 200 से 250 के बीच के लोग ढूंढने हैं, और 250 से ज़्यादा यानी 250 से 300 कह लेते हैं ना, हालांकि ये ओपन एंडेड होता है पर कह देते हैं 250 से 300। तो क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा, मोर देन और लेस देन के जो क्वेश्चन होते हैं या तो क्वेश्चन ऊपर से खुलता है या नीचे से खुलता है, दोनों में से एक जगह से खुलता है, ठीक है। अब जैसे मोर देन 100, 100 से ज़्यादा, तो 76 में कहाँ भरूँ, देखो 100 से ज़्यादा 76 लोग हैं, तो 100 से ज़्यादा तो ये ग्रुप जहाँ मैं खड़ा हूँ वो भी है, ये ग्रुप भी है, ये भी है, ये भी ग्रुप है। तो 100 से ज़्यादा यानी इन ग्रुपों का योग 76 है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है ना, 100 से ज़्यादा, तो ये सारे ही ग्रुप जो हैं वो 100 से ज़्यादा हैं। तो क्वेश्चन ऊपर से नहीं खुलेगा, नीचे से खुलेगा। क्या कह रहा है, 250 से ज़्यादा, तो 250 से ज़्यादा देखो ये ग्रुप नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 250 से ज़्यादा केवल ये ग्रुप है, तो यहाँ 5 आ गए। फिर यहाँ लिखा है 200 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा, 200 से ज़्यादा का मतलब ये दोनों ग्रुप है ना, 200 से ज़्यादा मतलब ये दोनों ग्रुप। और यहाँ कितने लोग हैं, 28, तो यहाँ 5 आ गए, तो बाकी बचे 23, ठीक है। मोर देन 150, 150 मतलब ये सब, 150 से ज़्यादा मतलब ये तीनों, ये तीनों में 63 लोग फिट करने हैं, 63 लोग फिट करने हैं। 28 लोग मैं फिट कर चुका, 28 फिट कर चुका, 28 और 5 33, 33 और 30 63, और कुल मेरे को 76 लोग सेट करने हैं, 63 लोग यहाँ सेट हो गए, तो यहाँ आ गया 13, ठीक है। थोड़ा मुश्किल लगेगा बट मोर देन लेस देन ऐसे ही चलता है ये, है ना, ठीक है। तो इन्होंने इसको पता लगाना था 150 से 200 के बीच में, 150 से 200 नहीं, ये वाले के बीच में आए 35 लोग, ठीक है। एक बार रिवाइंड करके सुन लेना वापस, आ जाएगा आपको। 35 का आंसर है, ये का आंसर है, ठीक है। ओके इसके बाद दे रखा है, द नंबर ऑफ कार एक्सीडेंट इन 7 days इन अ लोकेलिटी आर गिवन बिलो। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स
फ्रीक्वेंसी इन 7 days, तो ये गलत दे रखा है। यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट नहीं हुआ, जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ कर लेते हैं क्वेश्चन को, एक्सीडेंट 0 एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंट नहीं हुआ, ऐसा है 12 बार। यानी हम जैसे मान लो एक हाईवे पे रहते हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लीजिए हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कब कितने एक्सीडेंट हुए, तो हमने क्या देखा, 0 एक्सीडेंट यानी एक्सीडेंट नहीं हुआ, ऐसा 12 बार हुआ। एक एक्सीडेंट उस दिन हाईवे पे हुआ, ऐसा हमने 9 बार देखा। 2 एक्सीडेंट हुए, ऐसा हमने 11 बार देखा। 3 एक्सीडेंट हुए, ऐसा हमने 13 बार देखा, काफ़ी रिस्की हाईवे है। 4 एक्सीडेंट हुए, ऐसा 8 बार हुआ। 5 एक्सीडेंट हुए, ऐसा 9 बार हुआ। 6 एक्सीडेंट हुए, ऐसा 6 बार हुआ। और 7 एक्सीडेंट हुआ है तो बहुत ज़्यादा ही हो गया, बहुत ही ख़राब दिन रहा होगा जब 7 एक्सीडेंट हुआ, ऐसा 3 बार हुआ। तो 12 9 21, 21 11 32, 45 53 62, 62 और 6 68, तो यानी 71, वापस जोड़ दूँ, 12 21 32 45 53 62 और 6 68 3 71। यस, इसका मतलब ये हुआ ना कि इन्होंने लगातार 71 दिन तक 71 डेज तक ऑब्जर्वेशन किया है, और ये रहे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ एक्सीडेंट। इसको अपन वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है जो बदलता रहता है, तो एक्सीडेंट की संख्या बदल रही है, कभी 0 कभी 1 कभी 2, और हमने 71 दिन तक ऑब्जर्वेशन किया। अभी चाहता क्या है वो तो देखें, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ केसेस व्हेन 4 और मोर एक्सीडेंट अकर्ड। यार इतना आसान क्वेश्चन था, मैंने ज़बरदस्ती क्वेश्चन लिखा। इसमें लिखा हुआ था उन मामलों की संख्या बताइए जब 4 या 4 से ज़्यादा एक्सीडेंट हुए। देखो मोर देन 4 नहीं लिखा है, 4 और मोर देन 4, 4 या 4 से ज़्यादा। तो 4 एक्सीडेंट हुए या 4 से ज़्यादा हुए, तो ये हैं वो सारे मामले, ये हैं वो सारे मामले जब एक्सीडेंट की संख्या 4 या 4 से ज़्यादा रही। तो 8 और 9 17, 17 और 6 23, 23 और 3 26, यानी 71 में से 26 दिन ऐसे हैं, जी हाँ 71 में से 26 दिन ऐसे हैं जब 4 या 4 से ज़्यादा एक्सीडेंट हुए। 26 बार हमें हृदय विदारक दृश्य देखने को मिला जहाँ 4 या 4 से ज़्यादा एक्सीडेंट हुए। तो बस डेटा बोलना, समझना, बताना आना चाहिए, ठीक है। इसमें थोड़ा बी और सी ऊपर नीचे छप गया, आप देखेंगे ध्यान से। बी में 41 छपा हुआ है और सी में 26 छपा हुआ है। मैंने आंसर सी दिया है, सी ही आंसर है, ठीक है, घबराइए नहीं। इसके बाद ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाला मैंने बता ही दिया। फ्रीक्वेंसी जो है, अगर उसमें आप क्लास इंटरवल का भाग लगा देंगे तो वो फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल नोन एज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। इसको टेक्निकली ये जो अपॉन का साइन होता है इसकी जगह 2 लगाया जाता है, TO। और ये समझने का भी तरीका है, किसी भी फॉर्मूले में जैसे लिखा हो ना, जैसे आप कभी अकाउंट्स पढ़ेंगे तो एक आपको मिलेगा जैसे सेल टू स्टॉक रेशो, तो बच्चा का भूल जाता है फॉर्मूला क्या होगा। तो सिंपल है, जहाँ 2 है वहाँ अपॉन का साइन लगा दे। सेल टू स्टॉक रेशो यानी ऊपर तो आ गया सेल, ऊपर आ गया और नीचे आ गया स्टॉक, तो जहाँ 2 है वो अपॉन का निशान है, सिंपल। तो इसमें जैसे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी टू क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी टू क्लास लेंथ, क्लास इंटरवल या क्लास लेंथ एक ही बात है, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। एज कंपेयर टू सेकेंडरी डेटा प्राइमरी डेटा आर, कहता है द्वितीयक आंकड़ों के मुकाबले द्वितीयक समंकों की तुलना में प्राथमिक समंक कम विश्वसनीय होते हैं। नहीं, कम तो नहीं, ज़्यादा होते हैं वैसे द्वितीयक समंकों की तुलना में, क्योंकि प्राथमिक समंक खुद संग्रहण करता, कलेक्ट करता है। एक तो किसी और का देखा बताया हो और एक खुद हम अपनी आंखों से देख के आवें, तो ए के मुकाबले तो बी सही है, द्वितीयक समंकों की तुलना में प्राथमिक समंक अधिक विश्वसनीय है। पर सी ऑप्शन में कहता है प्राथमिक समंकों की विश्वसनीयता संग्रहण में रखी जाने वाली सावधानी और अनुसंधानकर्ता के विवेक व अनुभव पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत ज़्यादा सही है। मतलब जस्ट केवल कि रिसर्चर खुद आंकड़े कलेक्ट करके लाया है, इससे ये साबित नहीं हो जाता कि उसके आंकड़े किसी और के आंकड़ों से बेहतर होंगे, क्योंकि हो सकता है कि किसी और ने जो आंकड़े पब्लिश किए हैं उसने ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से आंकड़े जुटाए हों, उसके होने के चांसेस ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब प्राइमरी डेटा अच्छा है, सेकेंडरी डेटा अच्छा है, इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं है। ये इस पर डिपेंड करता है कि प्राइमरी डेटा लाने वाले ने उसके अंदर कितना रेशनल, कितना दिमाग है, कितनी इंटेलिजेंस है, कितनी साइंटिफिक तरीके से उसने डेटा को कलेक्ट किया है, और वो भी बिना पक्षपातपूर्ण तरीके से किया है। कई बार क्या होता है, आप मेलाफाइड इंटेंशन से आप जाते ही इस नियत से हो कि मैं ये कंक्लूजन निकाल के लाऊंगा, तो आप वैसे ही आंकड़े कलेक्ट करने लग जाते हो। ऐसा भी होता है बाद में, आप रिसर्च वगैरह में, जब मैं कभी डीप में पढ़ाऊंगा आपको समझेंगे। अभी कुल मिला के बात यह है कि प्राथमिक समंकों की जो विश्वसनीयता होती है वो इस बारे में डिपेंड करती है कि आपने समंक संग्रहण में कितनी सावधानी रखी और कितना उस बंदे के अंदर, अनुसंधानकर्ता के अंदर विवेक अनुभव है। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज,
अब जैसे एक तरफ तो आपको x दे रखा है, एक तरफ आपको f दे रखा है। जैसे इसको यूं यूं ऐसे ही बता रहा हूँ मैं। जैसे 12 है, मान लो 12 नंबर लाने वाले बच्चे 2, 17 नंबर लाने वाले बच्चे 5, 24 नंबर स्कोर करने वाले बच्चे 3, 36 का स्कोर करने वाले बच्चे 8 और 45 का स्कोर करने वाले बच्चे 9। तो ये जो होती है वही संख्या होती है, ठीक है। और ये जो होता है ये वेरिएबल होता है। ये जो सीरीज़ है ये डिस्क्रीट है और ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो फ्रीक्वेंसी भी है, और ये एक वितरण है तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बी इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी। इसके बाद है द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर आइटम्स अकर्स इन अ क्लास इंटरवल इज। जैसे 0 से 10 लाने वाले बच्चे 5, 10 से 20 का स्कोर करने वाले बच्चे 8, 20 से 30 का स्कोर करने वाले 12। तो ये जो चीज़ अकर हो रही है, बार बार घटित होती है, आवर्त होती है, उसको आवर्ती बोलते हैं। हिंदी में बार बार होने की चीज़ को बारंबारता बोलते हैं, आवर्ती फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इसने यही बोला कि कोई पर्टिकुलर आइटम किसी क्लास इंटरवल में जितनी बार घटित होती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। चलो, और इस फ्रीक्वेंसी को ही अपन जब किसी उद्देश्य से ऐसे जोड़ते हैं, ये 5 और 8 13, ये 13 और 12 25, तो फिर इसको अपन संचयी बारंबारता बोलते हैं, ठीक है। आप कहेंगे सर इसका क्या यूज़ है, तो जैसे मैं ऐसे बताऊँ आपको, 0 से अधिक वाले। अब अगर मुझे 0 से ज़्यादा वाले चाहिए तो ये सब लोग 0 से ज़्यादा वाले हैं, तो 5 और 8 13 और 12 25। और मुझे चाहिए 10 से अधिक, मोर देन 10, 10 से ज़्यादा वाले। तो मुझे अब ये ग्रुप अच्छा नहीं लग रहा, मुझे 10 से ज़्यादा वाले चाहिए, तो 8 और 12 20। और जैसे मुझे चाहिए 20 से अधिक, 20 से अधिक, तो मुझे अब ये भी नहीं चाहिए, तो मुझे ये चाहिए 12, ठीक है। ऐसे ही से कम बताऊँ 2 मिनट। जैसे यूँ होता है 10 से कम, तो 10 से कम कौन है, तो ये दोनों मतलब कि नहीं, 10 से कम में ये आएगा 5। और अगर मैं बताऊँ 20 से कम, 20 से कम का मतलब ये भी चलेगा ये भी चलेगा, तो ये 5 और 8 13। और फिर चाहिए जैसे 30 से कम, 30 से कम, 30 से कम में ये भी चलेगा ये भी चलेगा ये भी चलेगा, 12 8 22 25, है ना। तो इस उद्देश्य से CF कैलकुलेट होती है। बस ये अपना वर्गीकरण पे लास्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन तो ज्ञान अनंतम है, कितने ही क्वेश्चन हो सकते हैं, पर मुझे तो वीडियो ख़त्म भी करनी है। अभी तो मैं थोड़ा बहुत आपको आंकड़ों के संग्रहण के बारे में बता रहा हूँ। ये अब एक लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्लासिफिकेशन इज अ डैश डैश स्टेप फॉर टेबुलेशन। देखिए, पहले आंकड़ों का संग्रहण होता है, संग्रहण की बहुत सारी विधियाँ होती हैं, और फिर उन्हें एक ख़ास तरीके से जमाया जाता है, उनकी विशेषताओं के हिसाब से उनको जमाया जाता है, तो उसको अपन क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और क्लासिफिकेशन के बाद हम उनको एक टेबल में जमाते हैं, वो टेबुलेशन होता है। जैसे अगर मैं आपको वो ऑफिस वाला अभी जो अपने क्वेश्चन किया था, तो सबसे पहले हम क्या गए होंगे, भाई साहब ये तो पूछना क्वेश्चन है भाई साहब जेंट्स है कि लेडीज़ हैं, वो तो दिख ही रहा है। लेकिन अगला क्वेश्चन अपन दागते हैं कि भाई साहब आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, फिर वो आंकड़ा बताता है, तो अपन कहीं नोट करते हैं मेल मैरिड। हाँ जी बहन जी आपकी शादी हो गई, तो नहीं अभी तो नहीं हुई। तो आप लिखेंगे फीमेल अनमैरिड। ऐसे आप लिखते जाते हो गिनती, पहले तो ये सारे आंकड़े जम जाते हैं, फिर आप इन आंकड़ों को फिर पुरुष है कि महिला है, शादीशुदा है कि गैर शादीशुदा है, ड्रिंक करता है कि करती है नहीं करती है, आप जितने चाहें आंकड़े जुटाते जाओ। तो यूँ करके आप आंकड़ों का क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। और फिर उसको आप एक टेबल में जमाते हैं, तो फिर वो टेबुलेशन होता है, ठीक है। चलो, तो इसका कहना क्या चाहता था कि वर्गीकरण जो होता है वो सारणियन से यानी टेबुलेशन से पहले होता है, ठीक है। तो इसका आंसर वर्गीकरण सारणियन का प्रथम चरण है या उससे पहले हो जाने वाला चरण है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब अपन कुछ क्वेश्चन देखेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पे, आंकड़ों का प्रेजेंटेशन कैसा होता है। तो क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू द इनकम ऑफ 90%, 90 लोगों की इनकम दे रखी है। 1500 से 1999 रुपये कमाने वाले लोग हैं 13, 2000 से ज़्यादा, या यूँ तो नहीं कहना चाहिए, 2000 से लगभग 2500 कमाने वाले 32 लोग, 2500 से लेके लगभग 3000 कमाने वाले 20 लोग, और 3000 से 3500 के बीच में कमाने वाले 25 लोग। मैंने कहा चाहते क्या हो, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पर्सन्स अर्निंग मोर देन 2500। ये कहता है उन व्यक्तियों का प्रतिशत बताइए जो 2500 से ज़्यादा कमाते हैं। तो देखो, ये तो 2500 से ज़्यादा नहीं कमाते, ये भी 2500 से ज़्यादा नहीं कमाते, ये लोग कमाते हैं, ये लोग कमाते हैं। अगर हमसे संख्या पूछी होती तो हम 45 बोलते कि 2500 से ज़्यादा कमाने वालों की संख्या बताइए, तो 45 होती। लेकिन इसने घुमा दिया क्वेश्चन, इसने बोला उन
व्यक्तियों का प्रतिशत बताइए। तो 45 व्यक्ति हैं और कुल 90 लोग हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, अपन जोड़ भी सकते हैं। कुल 90 लोग हैं, यानी 90 में से 45 लोग, यानी लगभग 50% लोग 2500 या 2500 से ज़्यादा कमा रहे हैं। 50% इसका आंसर है। इसका आंसर बी रहने वाला है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्या मांगा है। कई बार आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, जैसे कोई बच्चा अभी जोड़ देता और 45 लिख के आ जाता ए आंसर। नहीं 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 नहीं, इसने पूछा कि उनका प्रतिशत बताइए। तो 45 लोग हैं आउट ऑफ 90, तो 50% हो गया है ना। मैथ्स है ना, थोड़ा ध्यान से। ठीक है, चलो। अगला कहता है सारणी में डेटा का स्रोत यदि कोई हो तो दिखाया जाता है। तो जैसे मान लीजिए आपको कोई टेबल दे रखी है, ठीक है ना, तो इस तरह से टेबल होती है बनी हुई। तो टेबल में यहाँ पे नीचे सोर्स होता है कि ये आंकड़ा आप कहाँ से लाए। ठीक है, तो जैसे जनगणना के आंकड़े देखोगे तो नीचे लिखा होगा कि है ना सेंसस 2011, यानी कभी भी आप कोई टेबल बनाते हैं तो वो आंकड़ा आप लाए कहाँ से, तो वो जो सोर्स है, सोर्स हमेशा फुटनोट में दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर डी रहने वाला है। डिवाइडेड बार चार्ट इज गुड फॉर। तो पहले आपको पता होना चाहिए डिवाइडेड बार चार्ट होता क्या है। अंतर विभक्त दंड चित्र क्या होता है। मान लीजिए ये एक दंड चित्र है, कहाँ का है, हमारे कॉलेज का है। 1600 बच्चे मान लीजिए हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं और 1600 में से 800 लोग, ठीक है, 800 लोग साइंस लेके बैठे हैं और 600 लोग कॉमर्स लेके बैठे हैं और 600 लोग मान लीजिए, ठीक है, आर्ट्स लेके बैठे हैं मान लीजिए, और 200 लोग कॉमर्स लेके बैठे हैं। ठीक है, कॉमर्स वाले कम हैं, आर्ट्स वाले हैं और साइंस वाले जनरली यही लोग ज़्यादा होते हैं आजकल। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट बताने के लिए बता रहा हूँ। तो ये जो दंड चित्र है इसको अपन बोलेंगे अंतर विभक्त दंड चित्र। अब ये क्या काम आ रहा है, इससे आप कंपेयर कर सकते हो, आपस में भी कंपैरिजन हो सकता है और टोटल के मुकाबले भी कंपैरिजन हो सकता है। जैसे 1600 में से मान लो 800 हैं, तो आप समझ में आ रहा है कि 50% बच्चे साइंस के हैं। ठीक है, यानी हर 2 में से 1 व्यक्ति साइंस ले रहा है, इससे डेटा निकल के आता है। कम से कम हमारे कॉलेज में तो ऐसा है। और आपस में भी आपको पोजीशन पता लगेगी कि कॉमर्स और आर्ट्स में 1:3 का रेशो है, कॉमर्स और साइंस में 1:4 का रेशो है। तो इससे आप क्या पता लगा सकते हैं। ए ऑप्शन, एक चर के विभिन्न घटकों की तुलना करना। तो बिल्कुल, एक चर हो गया स्टूडेंट्स, उसके विभिन्न स्टूडेंट्स में आर्ट्स का, कॉमर्स का, साइंस, एग्रीकल्चर, लॉ का, तो आपको विभिन्न घटकों का पता लग रहा है और विभिन्न घटकों को संपूर्ण से संबंधित भी आप कर पा रहे हो। तो इसका आंसर ए और बी आएगा, ए और बी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ये एक आया। और एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे, जैसे ये जो बैंगनी कलर है ये जूलॉजी के बच्चों को बता रहा है, ग्रीन कलर बॉटनी के बच्चों को बता रहा है, ये वाला कलर जो समथिंग ब्राउन सा कलर है ये केमिस्ट्री को बता रहा है, और ये जो पर्पल सा कलर है ये नीला सा, ये फिज़िक्स को बता रहा है। तो आपके साइंस के अंदर ही किसने कौन सा सब्जेक्ट ले रखा है उसके बारे में बता रखा है। तो ये आपका सब डिवाइडेड बार डायग्राम है। ठीक है, चलिए, फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिटवीन 350 एंड 400 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको दे रखे हैं 200 से ज़्यादा, 350 से ज़्यादा, 400 से ज़्यादा। तो देखो इसमें लिखा है मोर देन 200, यहाँ लिखा है मोर देन 350 और मोर देन यहाँ 400, यानी जो गैप है वो अनइक्वल है। फिर भी इसको ऐसे जमा सकते हैं 200 से 350, 350 से 400 और 400 से ज़्यादा आप कह नहीं सकते क्योंकि आगे भी जो ग्रुप है वो अनइक्वल चल रहे हैं, तो कह नहीं सकते। खैर, अब जब इसने कहा 200 से ज़्यादा 48 लोग हैं, तो 200 से ज़्यादा तो ये भी है, 200 से ज़्यादा ये भी है, 200 से ज़्यादा ये भी है, तो ये सब मिला के हो गए आपके 48 लोग। फिर इसने कहा 350 से ज़्यादा, 350 से ज़्यादा ये भी है, ये भी है। तो मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि क्वेश्चन या तो ऊपर से खुलेगा या नीचे से खुलेगा। तो ऊपर से तो क्वेश्चन नहीं खुला, नीचे से खुलेगा। 400 से ज़्यादा ये लोग हैं, 400 से ज़्यादा में है 12 बच्चे। ठीक है, तो आपने यहाँ 12 भर दिए। ठीक है, 350 से ज़्यादा का मतलब होता है ये वाले ग्रुप। ठीक है, ये दोनों ग्रुप, इन दोनों ग्रुपों की जो स्ट्रेंथ है वो है 25 की स्ट्रेंथ है इन दोनों ग्रुपों की। तो 12 यहाँ है तो यहाँ आएंगे 13 और टोटल स्ट्रेंथ 48 है, तो यहाँ पे 12 और 13 25, तो यहाँ बचे 23। तो अब अगर ये मेरे से 200 से 350 वाले पूछता तो 23 होते। इसने मेरे से पूछा 350 और 400 वाले, तो 350 और 400 के बीच में है 13 बच्चे। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए,
इसके बाद है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता दिया था, वर्ग होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, सी एफ होती है। अब इससे मैं आगे की बात कर रहा हूँ। अगर आप सी एफ को एक ग्राफ पेपर पे दिखाओगे तो एक होता है आपका लेस देन कर्व, ठीक है, और एक आपका होता है मोर देन कर्व, ठीक है। एक लेस देन का होता है, एक मोर देन का होता है। जहाँ पे ये लाइनें एक दूसरे को काटती है वहाँ पे पॉइंट होता है मीडियन। यानी आप इसको क्वेश्चन में ये मानिए कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, संचयी बारंबारता होती है, उसको दिखाने वाला जो कर्व होता है उसे ओजाइव कर्व बोलते हैं, है ना। ओजाइव कर्व, हिंदी में इसको तोरण वक्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि संचयी आवर्ती को, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर आप ग्राफिकली दिखाएंगे तो उसे हिस्टोग्राम कहेंगे, नहीं उसे ओजाइव कहेंगे, हाँ बोथ नहीं, तो इसका ओजाइव आंसर होगा, बी आंसर होगा, ठीक है। ये लेस देन और मोर देन ओजाइव है। ये जो ऊपर की तरफ उड़ता हुआ है ये लेस देन ओजाइव कर्व है, ये जो नीचे की तरफ गिरता हुआ है ये मोर देन ओजाइव कर्व है, और ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो पॉइंट दोनों काट रहे हैं, ओरिजिनली क्वेश्चन में ग्रीन कलर की लाइन और ऑरेंज की, ये येलो कलर की लाइन थी, ये जहाँ काटता है वहाँ पे मीडियन होता है, ठीक है। चलो, अ टेबल हैज़ पार्ट्स। जो एक टेबल होती है उसमें आइडियली 4 हिस्से होते हैं, 2 हिस्से होते हैं, नन या 5। तो 5 हिस्से होते हैं एक टेबल के अंदर, ठीक है। ये वाला हिस्सा आपका कैप्शन कहलाता है, ये वाला हिस्सा आपका स्टब कहलाता है, इसके ऊपर का हिस्सा बॉक्स हेड होता है, ठीक है। इसके अलावा बीच का जो पार्ट होता है वो बॉडी होता है, और नीचे की तरफ सोर्स होता है। तो ये आपको ये 5 हिस्से इसके याद करने हैं, ठीक है। जो इस तरफ चलता है ये स्टब होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऊपर वाला ये वाला कैप्शन होता है। तो एक टेबल के 5 हिस्से हुआ करते हैं, यहाँ पर देख लीजिएगा। इसी तरह से स्टब ऑफ अ टेबल इज, जैसे मैंने अभी बताया ना, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, जे अपने को पता है, ये वाले तो जो ऊपर से नीचे होते हैं उनको कॉलम बोलते हैं, और इधर जो होते हैं वो रोज होती हैं। तो रोज को एक्सप्लेन करने वाली जो सेल होती हैं वो स्टब होती है। तो स्टब यानी अनुशीर्षक क्या होता है, तो कॉलम को हिंदी में बोलते हैं स्तंभ, और रोज को बोलते हैं पंक्ति। तो ये पंक्तियों की व्याख्या करता है। तो और ये कौन सा हिस्सा है, टेबल का बायां हिस्सा है। तो ये है पंक्तियों को वर्णन करने वाला बायां भाग, पंक्तियों का वर्णन करने वाला तालिका का बायां भाग, ठीक है। तालिका यानी टेबल, बायां यानी लेफ्ट, पंक्ति यानी रोज। ओके, ये एक बार देख लीजिए नमूना। यहाँ पे आपका टेबल का नाम आएगा, ये ऊपर का हिस्सा बॉक्स हेड है, ये कॉलम कैप्शंस हैं, ये वाले रोज वाले कैप्शंस हैं, और ये जो है ये स्टब है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, लेफ्ट साइड में है, ठीक है। चलिए, और एक बार और इसको समझाया गया है, इधर आपको नोट्स में मिल ही जाएगा पीडीएफ के अंदर, ठीक है। नीचे की तरफ फुट नोट और सोर्सेज होते हैं, ये रो हेडिंग्स होती हैं लाइक स्टब्स, ये वाली कॉलम हेडिंग होती है कैप्शंस, ठीक है। ऊपर टेबल आती है, वहाँ टाइटल आता है। इसके बाद है कॉस्ट ऑफ अ शुगर इज अ मंथ अंडर द हेड्स ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट प्रोडक्शन एंड अदर वर्स 12, 20, 35, 23 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल्स फॉर द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंपोनेंट। सर क्या है क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि अपन एक शक्कर फैक्ट्री में गए, वहाँ पे अपन ने उनसे डेटा कलेक्ट किया। रॉ मटेरियल मान लो है 12 रुपये का लगता है, लेबर को 20 रुपये दिए जाते हैं, प्रोडक्शन करने में 35 रुपये लगते हैं, और अदर्स आइटम में 23 रुपये लगते हैं। यानी शक्कर कितने की बन रही है वो हम देख रहे हैं। तो 12, 20, 32 और 35 67 और 3 आपका हो गया 70 और 20 90। तो मान लेते हैं कि शक्कर 90 रुपये में बन रही है, ठीक है। अब इसने क्या पूछा, वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल्स ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट कॉम्पोनेंट। तो लार्जेस्ट कौन सा है, ये है लार्जेस्ट, और स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये वाला। अच्छा, अब अगर अपन इसमें क्या चाहता है, ये एंगल चाहता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंपोनेंट, ठीक है। अब आप समझिएगा, यहाँ पे 35 रुपया लगता है 90 में से, तो 360 डिग्री के कोण में कितना लगता, 35 रुपया आउट ऑफ 90 रुपये, तो 360 डिग्री के कोण में कितना, तो ये आपका बना 140 डिग्री का कोण। अगर इसको अपन एक सर्कल पे दिखाएंगे तो ये इतना एरिया कवर करेगा 140 डिग्री। अच्छा, जो स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है 12 रुपया लगता है 90 में से, तो 360 डिग्री के कोण में से कितना, तो इसको करेंगे तो 48 डिग्री।
तो ये भी पूछ सकता था कि बताओ रॉ मटेरियल का जो कोण बनेगा या वो सर्किल का कितना एरिया घेरेगा, तो वो 48 डिग्री घेरेगा। ये भी पूछ सकता था कि जो प्रोडक्शन खर्चे हो रहे हैं, जो लार्जेस्ट कंपोनेंट है वो कितना घेरेगा, तो ये 140 डिग्री हो गया। लेकिन इसने पूछा था इनके बीच का अंतर बताओ, तो इसका कोण होगा 140 डिग्री, उसका कोण होगा 48 डिग्री, दोनों के बीच में जो अंतर है वो है 92 डिग्री का, तो 92 डिग्री इसका आंसर होगा। ठीक है, तो डी इसका आंसर है। देख लीजिएगा, एन एरिया डायग्राम इज हिस्टोग्राम, ओजाइव, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, एक एक करके सारे नाम आएंगे। ओजाइव मैंने बता दिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को दिखाने के लिए जो होता है वो ओजाइव कर्व होता है, जो कि लेस देन और मोर देन हो सकता है। लेकिन इसने पूछा एरिया डायग्राम, तो जो हिस्टोग्राम होता है वो एरिया डायग्राम होता है। अब आप जानना चाहेंगे हिस्टोग्राम कैसे होता है, तो ये हिस्टोग्राम ऐसा होता है, ये जो आ रहा है नीचे ये वाला, ये एक हिस्टोग्राम बना हुआ है। ऐसा थोड़ा समझा दो, ये है देखो वर्ग अंतराल 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, ये है ना, ये अपन ने ग्रुप्स को ग्राफिकली प्रेजेंट किया है। ये जो बना हुआ है वो हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम में जो आयत होते हैं उनके बैक हैं आपस में सटे हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं आपस में। ठीक है, और ये क्या है सर, ये जो डंडे की लंबाई है ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। जैसे 10 से 15 नंबर का स्कोर किया कितने लोगों ने, ये लगभग यहाँ आ रहा है लगभग 20 बच्चों ने, 20 बच्चों ने 10 से 15 का स्कोर किया है। या पॉकेट मनी की बात कर लें तो 15 से 20 रुपए की पॉकेट मनी मिलती है कितने लोगों को, 25 बच्चों को 15 से 20 की पॉकेट मनी मिलती है। 20 से 25 रुपए की पॉकेट मनी कितने लोगों को मिलती है, लगभग 30 बच्चों को 20 से 25 रुपए पॉकेट मनी मिलती है। तो ये इस तरह से, तो यानी हमने डेटा को ग्राफिकली दिखाया है। ये जो है ये हिस्टोग्राम कहलाता है। हिस्टोग्राम को अपन एरिया डायग्राम की कैटेगरी में रख सकते हैं। एरिया वैसे क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ों से बनता है। तो ये है चौड़ाई कह लीजिए, ये से अपन लंबाई कह लीजिए, तो ये एरिया डायग्राम कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इफ द क्लास लेंथ इज गिवन एज 5। जैसे मान लीजिए आपने एक आंकड़े कलेक्ट किए, ठीक है, ये आंकड़े आपके सामने ये आए। अब आपका मन है कि जो मैं क्लास की लेंथ रखूँगा वो 5 रखूँगा, यानी जो मैं वर्ग अंतराल रखूँगा वो 5-5 का रखूँगा। तो बताओ आपको कितने ग्रुप बनाने पड़ेंगे, एक बनेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने ग्रुप बनेंगे। तो आप बोलेंगे सर मुझे क्या पता। अरे ऐसे कैसे नहीं पता, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। आप इसमें देखो सबसे तगड़ा अमाउंट कौन सा है, 73 वगैरह वगैरह देखोगे तो 80 इसमें से हाईएस्ट अमाउंट है। और लोएस्ट अमाउंट कितना है, 46 से छोटा 41 भी है, 41 से छोटा नहीं है। हाँ तो ठीक है, तो हाईएस्ट फिगर आ गया, लोएस्ट फिगर आ गया। अब डिफरेंस कितना है, 80 और 41 में डिफरेंस है 39 का। आपको लेंथ कितनी रखनी है, 5-5 की। इसको काटा तो 5 7 35 और 4 बचा तो 5 8 40, 7.8, इट ऑलमोस्ट इक्वल टू 8। तो आपको 8 ग्रुप बनाने पड़ेंगे। सर 8 ग्रुप कौन से बनेंगे, पहला ग्रुप हो जाएगा 41 to 46, दूसरा ग्रुप हो जाएगा 46 to 51, तीसरा ग्रुप हो जाएगा 51 to 56, चौथा हो जाएगा 56 to 61, 61 to 66, 66 to 71, और भाई साहब 71 to 76, एंड द लास्ट वन विल बी 76 to 81। तो सारे फिगर्स कवर करने थे, इसलिए अपन ने देख लिया पहले अंतर कितना है, अंतर से अंतराल, अंतर देख लिया, इससे अपने को पता लग गया कि 8 ग्रुप बनेंगे। और बताओ थोड़ा सा मैं आपको, टाइम तुम्हारे पास कम है यार, मेरे पास तो फुल टाइम है। जैसे 73 कहाँ फॉल करेगा, तो 73 यहाँ फॉल करेगा। 72 कहाँ फॉल करेगा, 72 भी यहाँ फॉल करेगा। कि सर इसको क्या बोलते हैं, जो आप डंडे लगा रहे हो इसको बोलते हैं टेली बार, टेली बार। और फिर टेली बार को काउंट कर लेते हैं, वो होता है फ्रीक्वेंसी। और थोड़ा बताऊँ 65 कहाँ गाएगा, 61 से 66। कि सर इतना भी बच्चा मत समझो, हमें पता है कौन कहाँ फॉल करेगा। जस्ट मैं बता रहा था कि क्लास लेंथ अगर आपको पता है तो आपको पता लग जाएगा नंबर ऑफ क्लास ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स आप बनाओगे, कितने क्लास इंटरवल्स आप बनाओगे। तो इस क्वेश्चन में 8 ग्रुप बनेंगे और उनका वर्ग अंतराल 5 का है। ठीक है, चलिए द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द डेटा रिलेटिंग टू द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन अ डिफरेंट आइटम्स बाय अ फैमिली। मतलब एक फैमिली है, सपोज मेरी फैमिली है, तो मेरी फैमिली पैसा किस पे खर्च कर रहा होगी, खाने पीने पे, बच्चे की पढ़ाई के ऊपर, मेडिकल के ऊपर, इन सब पे खर्च कर रही होगी। तो उसको दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त क्या रहेगा, हिस्टोग्राम से दिखाएं, पाई डायग्राम से दिखाएं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से दिखाएं, या लाइन ग्राफ से दिखाएं। तो पाई डायग्राम इज़ द बेस्ट। पाई डायग्राम में ऐसे मस्त एक सर्कल बनेगा,
ठीक है, एक बिस्किट के जैसा। उस बिस्किट के अंदर जैसे मान लो मेरा आधा पैसा खाने पीने में जा रहा है, जैसे आधा पैसा जा रहा है तो 50% में लिख दूंगा कि मेरा फूड पे जा रहा है, 10% मेरा जा रहा है मान लो कपड़े पे, 20% जा रहा है बच्चे की पढ़ाई पे। ठीक है, इस तरह से ये आएगा। ठीक है, तो ये एक फैमिली अपना मंथली एक्सपेंडिचर किस किस आइटम पे कर रही है इसको दिखाने का सबसे अच्छा एक दिखाई दे सकता है एक वैगन व्हील, वो आपको दिखाई देगा पाई डायग्राम में। तो देख लीजिए, यही क्वेश्चन था कि एक परिवार विभिन्न मदों पे जो मंथली खर्चा करता है उसके लिए आप कौन सा डेटा लेंगे, तो ये सबसे उपयुक्त रहेगा आपका पाई आरेख। इसको आप सरल शब्दों में वृत्त चित्र बोल दीजिए, वृत्त सर्किल, ये वाला ना। जैसे इस फैमिली का अपन देख सकते हैं कि वो फूड पे 25% पैसा खर्च कर रही है, तो ये जैसे ये 100% को रिप्रेजेंट करता है, ये 50 हो गया, ये आधा कर दिया 25% हो गया, ये 25% है ना। बैट्समैन का वैगन व्हील नहीं दिखाते अगर आप क्रिकेट का शौक रखते हो तो, कि उसने ऑफ साइड पे कितने मारे, लेग साइड में कितने मारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ 2 डायमेंशनल फिगर। तो डायमेंशन अपन सुनते हैं 2D चित्र, 3D 4D, तो डी जो होता है वो डायमेंशनल होता है। तो जो लाइन डायग्राम होते हैं ऐसे वाले, ये तो आपका सिंगल डायमेंशनल है। पाई डायग्राम 2 डायमेंशनल होता है, स्क्वायर डायग्राम 2 डायमेंशनल होता है, रेक्टेंगल आप सुनते हैं ना जैसे आयत लंबाई इंटू चौड़ाई, वर्ग है ना, भुजा स्क्वायर, भुजा इंटू भुजा। तो रेक्टेंगुलर के अंदर लंबाई चौड़ाई होते हैं, यानी इसके अंदर 2 आयाम होते हैं। स्क्वायर डायग्राम में भी 2 आयाम होते हैं, पाई डायग्राम में भी 2 आयाम होते हैं। ये जो लाइन डायग्राम होता है, लाइन डायग्राम ऐसा आपने कहाँ देखा, अगर आपने क्रिकेट देखा हो तो जैसे पहले ओवर में 4 रन पड़े तो ऐसा लाइन होगा, दूसरे ओवर में 6 पड़े तो यहाँ होगा, यहाँ पे है तो मतलब मेडन गया, खाली गया ओवर, 10 रन पड़े तो ऐसी लाइन होगी। तो ये लाइन डायग्राम होते हैं, इसमें केवल एक लंबाई फैक्टर होता है। तो ये आपका सिंगल डायमेंशन वाला है या 1D है, बाकी सारे 2D हैं। ठीक है, तो होप मैं आपको बता पा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, से कम और से अधिक ओजाइव जिस बिंदु पे मिलते हैं उसे कहा जाता है। तो मैं ये क्वेश्चन बार बार आएगा, ये मैंने बताया जैसे लेस देन कर्व है ना, और ये वाला मोर देन कर्व है, और ये दोनों बिंदु जहाँ काटेंगे वहाँ आएगा मीडियन। ठीक है, तो इसे मीडियन कैलकुलेट करने का ग्राफिकल मेथड होता है कि आप लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव बनाओ, वो जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ एक दूसरे को विच्छेदित करेंगे, काटेंगे, वहाँ मीडियन आएगा। ठीक है, ये देखो ये ओजाइव को बताया रखा है मैंने, है ना। चलिए, इसके बाद है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम वन कैन फाइंड। ये जो अभी आपने थोड़ी देर पहले हिस्टोग्राम देखा था, उसकी मदद से आप मोड कैलकुलेट कर सकते हो, यानी मोड को आप मैथमेटिकली भी निकाल सकते हो। अब यहाँ से आप एक बात समझ लीजिए, मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली, मोड ऑल्सो कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली, बट मीडियन इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ओजाइव कर्व, वेयर एज द मोड इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम में कैसे बनाएंगे मैं अभी आपको अगले इसमें बताता हूँ कि, लेकिन हिस्टोग्राम की मदद से बनता कैसे वो बता रहा हूँ। जैसे हिस्टोग्राम बना हुआ है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 के ग्रुप बने हुए हैं, तो इसमें आपका जो सबसे लंबा वाला डंडा होता है, सबसे लंबा वाला जो डायग्राम होता है, आप उसके जैसे इसमें आप देखें तो ना 1 2 3 ये सारे हैं, इसमें ये सबसे लंबा है, तो इसको यहाँ से यहाँ मिलाते हैं और इसको यहाँ से यहाँ मिलाते हैं। ये जहाँ इंटरसेक्ट करता है ना, ये जहाँ इंटरसेक्ट करता है, जैसे यहाँ 44 नीचे आ रहा है, 40 से 50 के लगभग 44 आ रहा है, तो ये हो गया आपका मोड। बहुलक, तो बहुलक आप कैसे निकालते हैं, जो आपका सबसे लंबा दंड चित्र है, जो सबसे लंबा दंड है उसको एक बार आप मिलाएंगे लेफ्ट टू राइट, एक तरफ मिलाएंगे राइट टू लेफ्ट, जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से जो बनेगा वो होगा मोड। ठीक है, चलिए, इसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग डायमेंशनल वाइज पाई डायग्राम, बार डायग्राम एंड क्यूबिक डायग्राम। तो पाई डायग्राम मैंने बोला था कि ये 2 डायमेंशनल है, बार ऐसी सिंगल होती है, सिंगल बार। ठीक है, हिस्टोग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, बार डायग्राम ये आपका 1 डायमेंशनल होता है। और क्यूबिक में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होते हैं क्यूब के अंदर। तो ये आपका 3 डायमेंशनल हुआ। तो पहला हुआ 2, दूसरा हुआ 1 और तीसरा हुआ 3, 2 1 3, तो इसका आंसर 2 1 3 आएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद है द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बाय विच मीडियन इज कैलकुलेटेड। एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ रहा है कि मीडियन को अगर आपको ग्राफिकली निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, तो ओजाइव कर्व की मदद से, या हिंदी में इसको तोरण वक्र बोलेगा, तोरण वक्र की वजह से हम मध्यिका निकाल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है अ पाई डायग्राम इज यूज टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा। सपोज करो एक
पाई डायग्राम है, उसमें कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स की बात चल रही है। यानी इसलिए समझो कि गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू आता है कस्टम ड्यूटी से आता है, मतलब माल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आता है, माल के प्रोडक्शन से आता है, यानी उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, कुछ पे लगती है अब तो, इनकम टैक्स से आता है और वेल्थ टैक्स से आता है। तो अपन एक संख्या समझते हैं कि गवर्नमेंट के पास कितना रुपया आ रहा है, 120 रुपया और 180, 300, 300, 240, 540, 540 और 180, 720 रुपया। अब गवर्नमेंट के पास 720 आ रहा है। अगर मैं कोण बनाता हूँ तो पाई डायग्राम में किसका कितना कोण होगा वो बताता हूँ। 120 बटा हुआ 720 इंटू 360 डिग्री, 360 डिग्री पे लेंगे इसको ना, तो ये आधा हो गया यानी 60 डिग्री। तो पहला कोण बनेगा 60 डिग्री का। 180 को रख के देखोगे तो 180 का बनेगा 90 डिग्री का। ये वाला 240 रखोगे तो इसका बनेगा 120 डिग्री का, और 180 का रखोगे तो 180 का वापस से बनेगा पुनः 90 डिग्री का। इसने क्वेश्चन पूछा द सेंट्रल एंगल इन द पाई डायग्राम कॉरस्पॉन्डिंग टू इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स रिस्पेक्टिवली। इनकम टैक्स का पूछा है, वेल्थ टैक्स का पूछा है, थर्ड वाले का पूछा है, फोर्थ वाले का पूछा है। थर्ड वाले का 120 डिग्री का कोण है, चौथे डिग्री का केंद्रीय कोण 90 डिग्री का है। इस बार इसने अंतर नहीं पूछा है, रिस्पेक्टिवली पूछा है 120 डिग्री और 90 डिग्री, ये इसका आंसर है। पहले वाले का कोण 120 डिग्री का होगा, दूसरे वाले का कोण 190 मतलब 90 डिग्री का कोण होगा, ठीक है, 120 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये इसका आंसर है। चलिए इसके बाद द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द 5 ईयर प्लान आउटले ऑफ इंडिया इन डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर इज, ठीक है। अगर पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजना अपन ने बिजनेस मैथड में पढ़ी, इंडियन इकोनॉमिक्स में पढ़ी थी, वहाँ पे हर पंचवर्षीय योजना है, कोई योजना एग्रीकल्चर पे बल देती है, कोई इंडस्ट्री पे बल देती है। तो अगर उसे दिखाना हो तो पाई डायग्राम उसको दिखाने का बहुत सुंदर तरीका है। पाई डायग्राम से आप दिखा सकते हो, जैसे 50% अमाउंट मान लीजिए गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पे खर्च करना चाहती है, 30% मान लीजिए सर्विस सेक्टर पे खर्च करना चाहती है, 20% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे खर्च करना चाहती है। तो पाई डायग्राम पंचवर्षीय योजना में किस मद पे कितना व्यय हो रहा है दिखाने का बहुत सुंदर तरीका है। एक बार इसको देख लीजिए, जैसे इस पाई डायग्राम में समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट स्मॉल इंडस्ट्रीज़ पे 29% खर्चा कर रही है, मिसलेनियस पे 8%, एग्रीकल्चर पे 14%, सोशल सर्विस। ये कोई याद करने का नहीं है, जस्ट ये जो बना हुआ है ये पाई डायग्राम है, तो इससे बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन हो जाता है। फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम द क्लास इंटरवल ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी। तो अभी अपन ने जो हिस्टोग्राम देखे, आपने देखे ऐसे थे वो हिस्टोग्राम। ये पहला है ना, जहाँ ख़त्म होगा अगला वहीं से शुरू होगा, तीसरा ये शुरू होगा, ये चौथा पे मान लीजिए यूँ ऐसे है, ठीक है, पांचवा यहाँ से है। तो हिस्टोग्राम में क्या होता है, एक तो बैक जो होती है आपस में सटी हुई होती है, जुड़ी हुई होती है, और ये जो इंटरवल होता है ये इक्वल होता है। तो इसने ये बोला कि जब आप हिस्टोग्राम बनाते हैं तो क्लास इंटरवल कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और एक और बात बता दूँ आपको, याद नहीं रहा हो तो, ये जो सबसे बड़ा डंडा है, सबसे बड़ा डंडा है, एक लाइन यहाँ से यूँ जाएगी लेफ़्ट टू राइट, एक लाइन जाएगी यहाँ से राइट टू लेफ़्ट, और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ना इस पॉइंट पे, ये यहाँ पे होता है मोड। तो मोड कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, आयत चित्र बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। इसकी मदद से आप हिस्टोग्राम निकाल सकते हो, मतलब मोड निकाल सकते हो। अगला है इफ़ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ लेस देन एंड मोर देन फ्रीक्वेंसी कर्व वी विल गेट द वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो एक वही चौथी बार आ गया है, ये लेस देन कर्व, ये मोर देन कर्व, यहाँ से एक लाइन है परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं इसको, तो यहाँ से जो लाइन है यहाँ पे, ठीक है, तो ये लाइन से इसके, तो क्या बोलता है, यदि हम से कम और से अधिक दोनों आवर्ती वक्रों के अंतर काट बिंदु यानी इंटरसेक्शन बिंदु से एक्स अक्ष, ये ओ, ये एक्स, ये वाई, इस तरह से होता है, तो ओ एक्स अक्ष पर एक लंब, ये है लंब खींचते हैं, तो जो हमें मिलेगा वो कहलाएगा मीडियन, मीडियन, ठीक है। चलिए मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टेक्सचुअल, टेबुलेशन, ओरल प्रेजेंटेशन, ए एंड बी। अगर आप डेटा को प्रेजेंट करना चाहते हो तो आप टेक्स्ट फॉर्म में कर सकते हो, टेबल के फॉर्म में कर सकते हो, और ग्राफिक के फॉर्म में कर सकते हो, ठीक है। जैसे टेक्स्ट का फॉर्म में तो क्या होता है, एक हम ऑफिस में गए, ऑफिस में हमने पाया कि 150 मेल हैं व 150 मेल हैं व 50 फीमेल हैं। हमने वहाँ पाया कि 90 व्यक्तियों की शादी हो रखी है और 110 अभी अविवाहित हैं,
इसमें से 20 लोग सिगरेट पीते हैं और बाकी लोग सिगरेट नहीं पीते, तो ये अपन एक पैराग्राफ के रूप में चल रहे, तो वो टेक्सचुअल है। इसी चीज़ को अपन टेबल के तौर पे भी दे सकते हैं, इसी चीज़ को अपन ग्राफ के तौर पे भी दे सकते हैं। तो मोड ऑफ प्रेजेंटेशन में भी टेक्सचुअल है ना, पैराग्राफ वाइज। टेबुलेशन भी हो सकता है, ए एंड बी, ओरल नहीं होता, ठीक है। तो डी इसका आंसर होगा। चलिए जस्ट अ मिनट। इसके बाद है स्टब। स्टब को अपन बोलते हैं अनुशीर्षक, तो ये होता है ए वाला। तो इसको अपन ने क्या बोला था, पंक्तियों की व्याख्या करने वाला टेबल का बायां भाग। ये वापस से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन ये आ ही गया ना यार। अच्छा, अ suitable graph for representing the portioning of a total into sub part is a statistic is कहता है कि आंकड़ों के कुल को उपभागों में विभाजित करना। जैसे अभी तक 3 एग्जाम्पल आए जहाँ एक फैमिली किस किस आइटम पे अपना पैसा एक्सपेंड कर रही है, तो कुल को भागों में विभाजित कर दिया, खाने पीने पे, बच्चों की पढ़ाई पे, कपड़े पे, ईंधन पे, ठीक है। या पंचवर्षीय योजनाओं में किस किस भाग पे कितना खर्चा हुआ वो बताने के लिए। तो पाई चार्ट एक अच्छा होता है जहां आंकड़े को अगर अपन को कुल को बांटना हो तो। इसके बाद है मल्टीपल बार डायग्राम। अब मल्टीपल बार डायग्राम कैसे होते हैं, जैसे ये डायग्राम है मान लीजिए आर्ट्स के स्टूडेंट का, ये डायग्राम है कॉमर्स के स्टूडेंट्स का, और ये है साइंस के स्टूडेंट का। तो अपन ने ये बताया 2021 के आंकड़े, फिर ऐसे ही अगले साल ये आर्ट्स के, ये कॉमर्स के, और ये साइंस के। तो ये आपके मल्टीपल बार डायग्राम है। तो ये किस तरह के हैं, तो इसमें केवल ऊंचाई है तो ये मल्टीपल, पर इसमें बेसिकली ऊंचाई है, तो ये 1 डायमेंशनल है, ये 1 डायमेंशनल डायग्राम है, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना। ये वाले जो है ना जहाँ डिवाइडेड है इसको अपन बोलते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम, और जहाँ अपन ने एक ही वर्ष में या एक ही टाइमलाइन पे 2-3 डंडे बना दिए तो वो होता है मल्टीपल बार डायग्राम। पर दोनों ही आपके 1 डायमेंशनल बार डायग्राम है, ठीक है। इसके बाद है अ ग्राफ ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वापस क्वेश्चन, वर्ग होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, CF होता है, और इसका अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होगा तो वो कहलाएगा ओजाइव, ठीक है। ओजाइव यानी हिंदी में इसको चाप विकर्ण भी कहते हैं, तोरण वक्र भी बोलते हैं, चाप विकर्ण भी बोलते हैं, ओजाइव कर्व याद रखना है। इसके बाद एक आयत चित्र में सभी आयतों के शीर्ष के मध्य बिंदुओं को मिलाकर निम्नलिखित में से कौन सा आरेख खींचा जाता है। तो जैसे अगर मान लीजिए हिस्टोग्राम है, जैसे ये वाला हिस्टोग्राम है, ठीक है, ये जुड़ा हुआ ही होता है इसके साथ, ये बैग लगी हुई है, ये और ये सर आप क्या करना, ये इसके मिड वैल्यूज़ हैं, ये मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसके मिड पॉइंट्स को मिलाने पे ये जो बन रहा है ना, इसको अपन बोलते हैं आवर्ती बहुभुज। एक आयत चित्र में जो भी आयत हैं उसके जो शीर्ष हैं, उसके जो मध्य बिंदु हैं, ये जो मिड पॉइंट्स हैं, इस मिड पॉइंट्स को मिलाने पे जो रेखा बन रही है ना, इसको हम बोलते हैं आवर्ती बहुभुज, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। एक बार चित्र देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत गंदा सा चित्र बनाया है, ये रहा। ये जो राइट नाउ अगर ये नहीं हो ना, ये नहीं हो तो ये बना हुआ है हिस्टोग्राम है। और ये देखो मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट को मिला के और यहाँ से उठा के नीचे तक ख़त्म करके ये जो फ्रीक्वेंसी बनेगा इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहेंगे, ठीक है। चलो अब अपन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के कुछ क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली ये चैप्टर बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपके कोर्स में मेन मीडियन मोड है तो मैं उसी पे रिस्ट्रिक्ट रहूँगा। क्वेश्चन कहता है 20 संख्याओं का माध्य 15 पाया जाता है, यदि 2 संख्याएं 18 तथा 12 निकाल दी जाएं तब शेष संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो देखिए इन्होंने मीन निकाला, तो मीन निकालने के लिए इन्होंने सिग्मा x/n का फॉर्मूला रखा होगा। इन्होंने 20 संख्याएं ली थी, यानी 20 ऑब्जर्वेशन थे, और मीन इनका 15 था। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इनका योग 300 था, यानी वो जो 20 ऑब्जर्वेशन थे, अवलोकन बोलते हैं, प्रेक्षण बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, उनका योग जो था वो 300 था। अभी कह रहे हैं 300 में से आप 2 निकाल दो संख्याएं, 18 और 12 निकाल दो। तो अपन ये निकाल दी, तो अब आपके पास योग रह गया 270। अब यहाँ बच्चा गलती क्या कर सकता है कि वो 270 के अंदर वापस से 20 को डिवाइड कर दे। ध्यान दीजिए, आपने 2 संख्याएं निकाल दी है, तो शेष संख्याएं कितनी बची, 18।
तो आपको 270 में 18 का भाग लगाना है। चांस की बात है कि 270 में जब आप 18 का भाग लगाएंगे तो भी आपका मीन 15 आएगा। तो ऐसा कोई कंक्लूजन पे आप नहीं पहुंचेंगे कि भैया ना संख्याओं को निकाल भी दें तो मीन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो डिपेंड करता है कितनी संख्या निकाली और कौन सी संख्याएं निकाली, फर्क पड़ता है। लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं पड़ा। अपने ने 2 संख्याएं निकाली जो कि 30 थी, 300 में से 30 चला गया 270, और शेष जो संख्याएं रही, नंबर ऑफ आइटम्स रही, वो रही 18। आप इसको वापस सॉल्व करेंगे तो आपका 15 ही आएगा, तो -15 नहीं आएगा, 15 ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए। चार्लियर जांच अपनाई जाती है। अगर आपको ये चेक करना है कि मीन आपने सही तरीके से निकाला या नहीं निकाला, तो एक चार्लियर चेक होता है, चार्लियर जांच होती है। तो आप याद रखिएगा, समांतर माध्य सही निकला या नहीं निकला, इसकी जांच के लिए आप चार्लियर जांच का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे है वो एक लंबा प्रोसेस है। ठीक है, बाकी ऑप्शन आप देख लीजिएगा, मुझे सारे ऑप्शन पढ़ने चाहिए पर समय जैसे बताया आपके पास कम है। बहुलक एवं मध्य का क्रमशः 20 और 22 है तो समांतर माध्य होगा। तो आपको एक याद रखनी है बात, इसको अपन बोलते हैं प्रयोग सिद्ध विधि। प्रयोग सिद्ध विधि कहती है कि अगर आपको मोड निकालना है तो आपका फॉर्मूला होगा 3 मीडियन - 2 मीन। ठीक है, ये एक टेक्निकल विशेषता की वजह से बना है, उस पर मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो z बराबर होता है 3 मीडियन - 2 मीन। अब आपको देखो इसमें बहुलक यानी मोड दे रखा है विच इज 20, तो मोड की जगह 20 प्लेस कर दीजिए, 3 की जगह 3। मीडियन आपको 22 दे रखा है तो मीडियन की जगह आप 22 रख दीजिए, और 2 मीन आपका छुपा हुआ है। तो 20 बराबर 22 × 3 66, 66 - 2 मीन। ये माइनस का 2 मीन साइड चेंज कर गया तो प्लस का 2 मीन हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ के प्लस का हो गया, और ये 20 यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 66 में से 20 चला गया तो 46 बचा। तो 2 मीन बराबर 46, तो मीन बराबर 46/2 23। इस तरह क्या किया अपन ने, ये अपन ने, मगर आपको मीन और मीडियन दे रखा है तो आप मोड निकाल सकते हो, मोड और मीडियन दे रखा है तो मीन निकाल सकते हो। मतलब ये जो 3 हैं आपस में ट्राइंगल, इन 3 में ये वाला रिलेशन है। इसको घुमा फिरा के भी आप 6 फॉर्मूले बना सकते हैं। ठीक है, तो आप ये याद कर लीजिएगा, ये वाला फॉर्मूला अच्छे से कि मोड निकालने का एम्पेरिकल रिलेशन या प्रयोग सिद्ध विधि ये होती है, उससे आप निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें अपने को दे रखी थी, मोड और मीडियन, और अपन ने मीन कैलकुलेट कर लिया विच इज 23, और उसका सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है स्थिति संबंधी माध्य नहीं है। आपको बहुत अच्छे से याद करना है, मीन जो है वो मैथमेटिकल एवरेज है, और जो मीडियन और मोड है वो पोजीशन बेस्ड एवरेज है। कि सर क्या, जो मीडियन और मोड है वो आंकड़ों की स्थिति पर निर्भर करता है, आंकड़ों की बारंबारता पर निर्भर करता है। तो मीडियन और मोड ये पोजीशन बेस्ड या स्थिति संबंधी माध्य हैं, और आपका जो मीन होता है या हार्मोनिक मीन होता है या ज्योमेट्रिक मीन होता है, हिंदी में इनको बोलते हैं अंकगणितीय माध्य, हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य। ये सारे आपके मैथमेटिकल एवरेज है। इसने पूछा है स्थिति संबंधी माध्य नहीं है, तो मध्य का तो स्थिति संबंधी माध्य है, बहुलक भी स्थिति संबंधी माध्य है, लेकिन समांतर माध्य या अंकगणितीय माध्य जिसको अपन प्यार से मीन बोलते हैं, वो स्थिति संबंधी माध्य नहीं है। ये स्थिति देखकर नहीं निकाला जा सकता, तो इसका आंसर सी रहने वाला है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य है। सपोज करो मैं आपसे पूछ लूँ 1 से शुरू करके अगर 49 तक संख्याएं हैं तो मीन कितना होगा। तो एक तरीका तो है कि बच्चा मीन निकालने के लिए सारी संख्याओं को जोड़ेगा, और ऐसे जोड़ते जोड़ते 49 तक जोड़ेगा, और फिर जितनी संख्याएं हैं उनका भाग लगाएगा। लेकिन एक दूसरा तरीका ये है कि आप पहली आइटम को ले लो, n+1/2 करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ कि 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का एवरेज निकालिए, तो आप सिंपली चूंकि 99 संख्याएं हैं तो 99 संख्याएं हो गया 99 + 1 करो /2 करो तो 50 आ गया। 99 100 100/2 50, यानी 1 से लगाकर 99 तक की संख्याओं का जो माध्य आएगा वो 50 आएगा। तो क्या फॉर्मूला याद करना है, n+1/2। ये कब लगाना है, अगर आपको प्राकृतिक संख्याओं का जो नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स का अगर मीन निकालना है तो n+1/2 इसका फॉर्मूला रहने वाला है। तो बी इसका आंसर आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद है विचलनों का योग 0 होगा यदि विचलन लिया जाए। ओके, ये रट भी सकते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कुछ संख्याएं हैं 5 8 4 और 3, मान लीजिए ये संख्याएं हैं। ठीक है, तो 5 और 8 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20। ठीक है, अब अपन ने इसका मीन निकाला, 2 मिनट समझने जैसा है, 20/4, क्योंकि ये 4 संख्याएं हैं। ठीक है, 20/4, तो आपका मीन आया 5, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, और ये जो सीरीज है वो इंडिविजुअल सीरीज है, और जो मीन आया वो 5 आया। अब मैं x में से मीन हटा रहा हूँ, यानी
इसको बोलते हैं विचलन निकालना, डिविएशन निकालना। जैसे ये 5 है और ये भी 5 है, तो डिविएशन क्या है 0। ये 8 है, 8 में से 5 गया तो क्या आया 3, 4 में से 5 गया तो क्या आया -1, और 3 में से 5 गया तो -2। ये जो डिविएशन होते हैं, अगर मैं इसे d से बताऊं तो आपका सिग्मा d बराबर 0 आएगा। मतलब ये आपकी मीन की खासियत होती है कि अगर हमने इंडिविजुअल सीरीज़ का मीन निकाला और फिर पदों से उसका विचलन निकाला, तो जो विचलनों का योग आएगा वो हमेशा 0 आएगा। ये आपको पक्के से याद कर लेना है, विचलनों का योग 0 होगा यदि विचलन माध्य से निकाले जाएं, यदि विचलन माध्य से निकाले जाएं। और एक और बात याद रख लीजिए, अगर अपन इनकी स्क्वायरिंग करेंगे, जैसे 0 की स्क्वायरिंग करी, 3 की स्क्वायरिंग करी, -1 की स्क्वायरिंग करी, -2 की स्क्वायरिंग करी, तो ये जो योग होता है वो न्यूनतम होता है। मीडियन और मोड के मुकाबले 2 बातें आपको याद करनी है, मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ। मीन से निकाले गए विचलनों का योग 0 होता है, और मीन से निकाले गए विचलनों के वर्गों का योग, स्क्वायर ऑफ डिविएशन फ्रॉम मीन, इसकी टोटल लीस्ट होती है। ठीक है, इसीलिए बाद में स्टैंडर्ड डिविएशन इसी का आधार पर निकाला जाता है, बट उस पर मत जाइए क्योंकि अभी आपके टॉपिक में नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेक्षणों का समांतर माध्य 7 है, यहाँ पे 5 छपने से रह गया है। 5 प्रेक्षणों का समांतर माध्य 7 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 3 से गुणा करके 3 जोड़ दिया जाए तो नए प्रेक्षणों का समांतर माध्य क्या होगा। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल अंक, जो अपना अर्थमेटिक मीन है उसकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी से बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे मैं आपको समझाने के लिए, वैसे मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता सकता हूँ, पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, मान लीजिए कुछ संख्याएं हैं 8, 10, 4, 7, 8 और 10 18, 18 4 22, 22 7 29 और 6 35। मैंने 35 क्यों लिया वो भी बताता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में ये था कि 5 प्रेक्षण है, तो ये 5 प्रेक्षण हो गए, 1 2 3 4 5, और इनका समांतर माध्य 7 है, 7 लेना था मुझे। तो मीन बराबर सिग्मा x अपॉन n 35/5। यहाँ तक अपने कुछ नहीं किया। अब मुझे क्वेश्चन समझाना है। ये क्या कह रहा है, ये जो है ना, ये ऑब्जर्वेशन है। कह रहा है कि अगर हर ऑब्जर्वेशन को 3 से गुणा किया जाए, फॉर एग्जांपल 8 को कह रहा है पहले 3 से गुणा किया जाए और फिर 3 जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे एक संख्या आएगी 8 × 24 3 27। ऐसे ही कह रहा है कि जैसे 10, मतलब ये तो मैंने मन से संख्याएं ली है, मैं नियम पे आने वाला हूँ। इसको 3 से गुणा किया जाए और फिर 3 जोड़ा जाए, इसको 3 से गुणा किया जाए और 3 जोड़ा जाए। होता क्या है कि मैथ्स में ये देखा गया है, अर्थमेटिकल मीन में देखा गया है कि अगर आप सारे ऑब्जर्वेशन को 3 से गुणा करोगे और 3 जोड़ोगे तो यही रिजल्ट आपके अर्थमेटिक मीन में भी देखने को मिलेगा। आई रिपीट, अगर आप सारे ऑब्जर्वेशन के साथ जो करोगे का मतलब क्या है, अगर सारे ऑब्जर्वेशन को आप प्लस करोगे तो आपका मीन उतनी ही राशि से प्लस हो जाएगा। अगर आप सारे ऑब्जर्वेशन को माइनस करोगे तो आपका मीन उतनी ही राशि से माइनस हो जाएगा। अगर आप सारे ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मीन उतनी ही राशि से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर आप सारे ऑब्जर्वेशन को अपॉन करोगे तो आपका मीन भी उतना ही अपॉन हो जाएगा। जब इसने कहा कि सारे ऑब्जर्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ूंगा तो क्या होगा, तो मेरा जो मीन आया था, ये वाला मीन, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, मैं समझाना चाह रहा था कि प्रेक्षणों को गुणा कराना और जोड़ना क्या होता है। तो इसने कहा ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी से फ़ायदा क्या होगा, अगर आपने एक ओरिजिनल सीरीज सॉल्व कर ली है और आपको ये बात पता है, तो आप नई सीरीज में अगर कोई खास तरह का संबंध है तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, मतलब ठीक है आप समझ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि मुश्किल ही हो जाएगा। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी मेरी बात समझ भी रहे हैं, तो मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपने सारे ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 उसके अंदर जोड़ा तो 7 × 21 3 24, नया फिगर 24 होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, आप भले कर लो, अगर आपका समय हो तो आप इसको कर लो और फिर 5 से डिवाइड देके देख लेना, आपका 24 ही आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है अ शॉपकीपर वांट्स टू कीप अ स्टॉक ऑफ शूज, द मोस्ट सूटेबल मीन फॉर दैट वुड बी। कहता है कि एक दुकानदार जूतों का स्टॉक रखना चाहता है, तो बताइए उसके लिए सबसे उपयुक्त माध्य क्या होगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो मोड होता है ना, उसका प्रयोग फैशन के लिए किया जाता है। आप इसे यूँ समझ लीजिए, मूड यानी जनता का मूड क्या है। अब आप यूँ समझिए कि आपकी जूते की दुकान है, अब लोगों को 6 नंबर से लेके, है ना, जैसे लेडीज़ का पाँव जनरली छोटा होता है तो उनको कम नंबर का जूता आता है, और जेंट्स का थोड़ा बड़ा होता है तो उनको बड़े नंबर का जूता आता है। तो मान लीजिए 6 नंबर से लेके 12 नंबर तक का जूता होता है, इतनी सारी वैरायटी होती है, वो कौन से नंबर का जूता रखे या नहीं रखे। तो आप क्या करेंगे कि सर दुकानदार वो जूता रखेगा जो अधिकतर लोगों का पाँव जिस लंबाई का होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि अधिकतर लोगों का पाँव
अधिकतर लोगों को 9 नंबर का जूता आता है या अधिकतर लोगों को 10 नंबर का जूता आता है, तो वो क्या करेगा, 9 नंबर और 10 नंबर जूता ज़्यादा रखेगा, यानी उसी का फैशन है, उसी का चलन है, लोगों का मूड उसी को लेने का है। तो मूड को भांपने के लिए मोड का प्रयोग किया जाता है। तो अगर एक जूते का दुकानदार जूतों का स्टॉक रखना चाहता है तो वो मोड देखेगा। मोड का मतलब क्या है, मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम क्या है, हर दूसरा तीसरा चौथा ग्राहक क्या चाह रहा है, उस जूते की क्वांटिटी वो ज़्यादा रखेगा। और जिसका इक्का दुक्का ग्राहक आ रहा है कि सर 4 नंबर का जूता दे दो या 15 नंबर का जूता दे दो, तो ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ है, तो इनका वो या तो रखेगा नहीं या बहुत कम स्टॉक रखेगा। ठीक है, तो जस्ट मूड को बताने के लिए जो मेजर यूज़ होता है वो मोड होता है। कुछ ज़्यादा ही बता दिया। चलिए, किसी स्थान पर सोमवार से शनिवार तक की औसत वर्षा 4 सेंटीमीटर थी। रविवार की अत्यधिक वर्षा होने के कारण पूरे सप्ताह का औसत बढ़कर 6 सेंटीमीटर हो गया। तो बताओ रविवार को कितनी मूसलाधार बरसात हुई होगी। कि सर ये मूसलाधार कहाँ लिखा हुआ है? अबे लिखा हुआ नहीं है, समझ जाओ। कैसे समझ जाए? अरे एवरेज 4 का था, पता नहीं इतनी ताबड़तोड़ बरसात हुई कि 6 हो गया। तो मतलब कैसे? सोमवार से शनिवार 6 दिन था और 6 दिन का औसत आया 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब 6 दिन में बरसात हुई होगी 24 सेंटीमीटर। ये बात तो पहले आप समझ लो। कभी कम बरसात होती है, कभी ज़्यादा बरसात होती है। ये जो चेंज होता है इसको बोलते हैं वेरिएबल। तो हर दिन की हमने बरसात नोट की, 6 दिन का एवरेज हमारा 4 सेंटीमीटर आया, यानी 6 दिन में जो कुल बरसात हुई होगी वो 24 सेंटीमीटर हुई होगी। अब जब हमने 7वें दिन संडे को इंक्लूड किया तो 7 दिन में इंक्लूड करने पे हमारा एवरेज 6 सेंटीमीटर आ रहा है। इसका मतलब 7 दिन की जो कुल बरसात है वो 42 सेंटीमीटर है। ठीक है, 6 दिन आप इस फॉर्मूले भी बना सकते हो, मीन बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन, है ना। आपको दोनों ही मामलों में मीन दे रखा है। खैर, तो इसको मैथ से भी समझ जाओ ना आप, तो सिंपली 7 दिन में आपकी कुल बरसात हुई 42 सेंटीमीटर और 6 दिन में कितनी हुई थी? 24 सेंटीमीटर। तो अंतर निकाल लो, 18 सेंटीमीटर। इसका मतलब है संडे को 18 सेंटीमीटर बरसात हुई है। इस 18 सेंटीमीटर बरसात के चलते आपका एवरेज 4 सेंटीमीटर से बढ़ के 6 सेंटीमीटर हो गया है। ठीक है, इसके बाद है यदि मध्य का बराबर 27 हो, माध्य बराबर 30 हो, तो भूयिष्ठक क्या होगा? सर भूयिष्ठक कहीं होवे, भूयिष्ठक होता है बहुलक, मोड। ठीक है, तो मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो मोड पूछा है 3 मीडियन, मीडियन की जगह रखो 27 और मीन की जगह रखो 30। ठीक है, और 27 इंटू 3 81, 30 इंटू 2 60, तो ये हो गया 21। तो मोड बराबर 21। एक बार फॉर्मूला याद तो सब सफल। स्टैटिस्टिक के अंदर फॉर्मूला होता है, पर कंपटीशन एग्जाम में थ्योरी भी आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्थमेटिकल और मैथमेटिकल मीन? मीडियन क्या है? पोजीशन एवरेज। अर्थमेटिक मीन क्या है? मैथमेटिकल एवरेज। ज्योमेट्रिक मीन क्या है? मैथमेटिकल एवरेज। हार्मोनिक मीन क्या है? मैथमेटिकल एवरेज। ये जो तीनों होते हैं ना, इनको अपन कैलकुलेट करके निकालते हैं। हर किसी का तरीका होता है, कोर्स में नहीं है। ज्योमेट्रिक मीन में लॉग टेबल की जरूरत पड़ती है, हार्मोनिक मीन के अंदर रेसिप्रोकल निकालते हैं और अर्थमेटिक मीन के अंदर भी कैलकुलेशन करनी होती है। लेकिन मीडियन जो होता है वो पोजिशनल एवरेज होता है। तो ऑड वन आउट करके भी कर सकते हो, यानी इनमें से जो अलग है उससे भी समझ सकते हो। और क्वेश्चन तो साफ क्या ही था है, कौन सा मैथमेटिकल नहीं है, तो ये मैथमेटिकल नहीं है, तो इसका आंसर ए होने वाला है। डेंसिटी टेस्ट इज यूज टू, तो मोड कभी कभी क्या फंस जाता है, मोड कभी कभी निकल नहीं पाता। जैसे सर कैसे निकल पाता? मान लीजिए एक अपन बात करते हैं जैसे नंबर ऑफ चाइल्ड। ठीक है, ऐसे में एक आपको समझाने के लिए, नंबर ऑफ चाइल्ड, मान लीजिए 40 परिवार ऐसे हैं, 40 फैमिली ऐसी हैं जिनमें बच्चा नहीं है, और 30 परिवार ऐसे हैं जिनमें एक बच्चा है, 50 परिवार ऐसे हैं जिनमें 2 बच्चे हैं, 50 परिवार ही ऐसे हैं जिनमें 3 बच्चे हैं, और 45 परिवार ऐसे हैं जिनमें 4 बच्चे हैं। आप किसी एक खास तरह के इलाके में चले गए और वहाँ आपने ये देखा कि भाई परिवार का आकार क्या है या बच्चों की संख्या क्या है, तो आपने ये ऑब्जर्व किया। आप समझ रहे हैं, ये नंबर ऑफ चाइल्ड है जो कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो ये वेरिएबल है, और ये फ्रीक्वेंसी है। जहाँ एक्स और एफ होता है वो डिस्क्रीट सीरीज होती है। चीज़ें आपस में सारी की सारी जुड़ी हुई हैं। दैट्स वाई मैंने स्टार्टिंग में आपको थोड़ा समंकों के बारे में बताने का प्रयास किया। अब बात यह है कि मैं पूछूं मोड क्या होता है, तो मोड ये होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। सपोज करो, थोड़ी देर के लिए सपोज करो ये 60 होता, तो मैं बोलता कि सबसे ज़्यादा परिवार ऐसे हैं, सबसे ज़्यादा ऐसे परिवार हैं जिसमें 2 संतानें हैं, तो आपने आराम से पहचान लिया होता है कि जो आइटम सबसे ज़्यादा आती है वहाँ से मोड होता है। तो सर मोड 60 है? नहीं, मोड 60 नहीं है, मोड 2 है। और 2 आया कैसे? क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें ऐसे परिवार देखने को मिले जहाँ 2 संतानें हैं, तो आपका मोड 2 हुआ। लेकिन सपोज करो ये 50 है, तो अब हमें 50 परिवार मिले जहाँ 2 संतानें हैं, 50 परिवार ही ऐसे मिले जहाँ 3 संतानें हैं, तो इसका मतलब है इस श्रेणी के अंदर 2 बहुलक है।
इस श्रेणी के अंदर 2 बहुलक है तो ये द्विबहुलक श्रेणी है। अगर ऐसे में आपको एक ही मोड को मॉडल भी बोलते हैं, अगर एक ही मोड सेलेक्ट करना हो तो फिर आपको डेंसिटी टेस्ट करना पड़ेगा, घनत्व परीक्षण करना पड़ेगा। घनत्व परीक्षण में आसपास की मदों को जोड़ के चेक होता है। वो कैसे होता है, वो एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन आपको थ्योरी याद करनी है कि मोड अगर कभी कभी फंस जाता है तो आपको घनत्व परीक्षण का प्रयोग करना पड़ता है, डेंसिटी टेस्ट का प्रयोग करना पड़ता है। तो डेंसिटी टेस्ट इज यूज्ड इन मोड, फाइंडिंग मोड। कहता है 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य 35 था। द मीन ऑफ द मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट वाज 35। बाद में पता चला कि 2 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 50 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य 35 था। बाद में पता चला कि 2 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 27 और 54 के स्थान पर त्रुटिवश 72 और 45 पढ़ लिए गए। शुद्ध माध्य क्या होगा? तो ये मीन के करेक्शन वाला क्वेश्चन है। पहले तो आप ये समझो मीन निकाला कैसे होगा, किसी ने सिग्मा एक्स अपॉन एन करके निकाला होगा। इंडिविजुअल सीरीज में ये फॉर्मूला होता है। 50 विद्यार्थी थे तो ये एन हो गया, और मीन आपका 35 आया तो ये यहाँ हो गया। अब उन सब के मार्क्स का टोटल कितना होगा, यानी सिग्मा एक्स कितना होगा। अंक बदलते रहते हैं, जो बदलता रहता है वो वेरिएबल होता है। तो आपको मीन दे रखा है, हम ये समझ गए क्रॉस मल्टीप्लाई से कि सिग्मा एक्स 1750 रहा होगा, यानी उन 50 विद्यार्थियों के अंकों का योग 1750 रहा होगा। लेकिन बाद में इनको ध्यान आया कि हमने गलती से 72 रीड कर लिया तो उसे हटा दो, गलती से हमने 45 रीड कर लिया तो उसे हटा दो। अब इसमें केवल हटाना नहीं है, उनके जो सही मार्क्स थे वो थे 27 और 54, तो जो सही है उसे जोड़ दो। तो जो सही अंक हैं उन्हें टेबल के अंदर शामिल कर लो या जोड़ में शामिल कर लो, और जो जोड़ में गलत जुड़े हुए हैं त्रुटिवश 72 और 45, तो अपन समझ सकते हैं कि 27 को जल्दी जल्दी में 7-2 पढ़ लिया, 54 को जल्दी जल्दी में 4-5 पढ़ लिया। तो जो गलत है उसे हटा दीजिए और जो सही है उसे जोड़ दीजिए। इसके बाद आपके पास एक नया योग आएगा, ठीक है, और एक नया योग आएगा और वापस से आपको 50 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो अभी सिग्मा एक्स है इसे आप कह सकते हैं रॉन्ग सिग्मा एक्स। तो अब आपको इसमें निकालना पड़ेगा करेक्ट सिग्मा एक्स। तो वो आप ये प्लस माइनस कर लेना, 72 और 45 समथिंग 117 तो माइनस हो जाएंगे, और 27 और 54 81 प्लस हो जाएंगे। ओवरऑल आपके 36 माइनस हो गए, तो 1714 की जोड़ हो गई। तो आपका जो नया जोड़ है वो है 1714। उस 1714 में आप 50 से डिवाइड करके इसको सॉल्व कर लेना, आराम से आपका नया मीन आ जाएगा। एक श्रेणी जिसमें हर कक्षा के समूह के सदृश्य बारंबारता दी हुई होती है कहलाता है। तो एक श्रेणी है सीरीज। देखिए सीरीज कैसी हो सकती है, इंडिविजुअल सीरीज कैसी हो सकती है, डिस्क्रीट सीरीज कैसी हो सकती है, कॉन्टिन्यूअस। इंडिविजुअल सीरीज में केवल x होता है, डिस्क्रीट सीरीज में x के साथ साथ उसकी बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी होती है, और कंटिन्यूअस सीरीज में वर्ग होता है और वर्ग के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो लगभग यही क्वेश्चन यहाँ पे पहुँचा दिया इसने आपको। एक श्रेणी जिसमें हर कक्षा, ये कक्ष है, कक्षा वर्ग के समूह के सदृश्य के सामने सामने बारंबारता दे रखी होती है। तो यहाँ ग्रुप दे रखे हैं, और जैसे ग्रुप हो सकता है 0 से 10 नंबर लाने वाले, 10 से 20 नंबर लाने वाले, 20 से 30 नंबर लाने वाले, तो ये ग्रुप्स हैं। और इसके सामने इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3 बच्चे, 8 बच्चे, 11 बच्चे। तो इसे अपन क्या कहेंगे, इसे अपन कहेंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसने बोला कि इसे कहा जाएगा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल सही है, ए सही है। सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये वाला जो होता है ना एक्स और एफ, जिसमें सिंपल एक्स और एफ होता है, ये आपका सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन ये वाला जो है ना जहाँ ग्रुप बने हुए हैं, तो ये है आपका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ओजय वक्र तोरण वक्र में से कम और से अधिक का कटान बिंदु होता है। तो ये तो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहा है, थक ही नहीं रहा। तो ये जो आपका लेस देन ओजाइव कर्व है और ये जो मोर देन ओजाइव कर्व है, इसका जो कटान बिंदु होता है, ये कटान बिंदु पे आपका मीडियन आ जाता है। तो माध्य का निकालने का ये ग्राफिकल तरीका है। उसके बाद कहता है 100 इकाइयों का समांतर माध्य 50 है। बाद में पाया गया कि सबसे बड़ी इकाई का मान जो कि गलती से 150 बताया गया था, वास्तव में 160 है। तो वास्तविक माध्य क्या होगा? तो अगेन ये वैसा ही क्वेश्चन है, गलती वाला। मीन, पहले आप मीन निकालो। पहले तो आपको गलत को समझना पड़ेगा, मतलब गलत सही तक पहुंचने के लिए पहले है क्या उसको समझना पड़ेगा। तो मीन बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन है। इनके हिसाब से माध्य 50 है, सिग्मा एक्स हमें पता नहीं है, और 100 इकाइयाँ हैं यानी n बराबर 100 है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप समझ जाओगे सिग्मा एक्स बराबर 5000। बाद में इनको ध्यान आया कि जिस आइटम को हमने गलती से 150 बताया है तो 150 गलत है, उसे हटा दो। वास्तव में वो 160 है, वास्तव वाली आइटम को जोड़ दो, तो आपका जोड़ 10 इम्प्रूव हो गया।
गलत आइटम के जाते ही और सही आइटम के आते ही इस क्वेश्चन में आपका इम्प्रूव हो गया। तो नंबर ऑफ आइटम्स उतनी ही रहेगी। तो आपको जैसे नंबर ऑफ आइटम्स पहले भी 100 थी, अभी भी 100 है, तो आपका वापस से जो एवरेज बनेगा वो बनेगा 50.10, जिसको 50.1 बोला जाता है। तो 50.10 विल बी द न्यू एवरेज। गलत को हटाना है, सही को शामिल करना है, ठीक है। पूर्ण विचलन का योग सबसे कम होता है जब डैश डैश से मापा जाता है। ये थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है। इसमें लिखा है पूर्ण विचलन, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट डिविएशन। एब्सोल्यूट डिविएशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको एक बार के लिए वापस बताता हूँ। मान लीजिए कुछ संख्याएं हैं 5, 8, 4 और 3, ठीक है। थोड़ी देर पहले भी ऐसी ली थी संख्याएं। इनका जो योग आया वो आया 20 और इनका जो एवरेज आया वो आया 5। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था x में से मीन हटाओ। जैसे 5 में से हटाओ 0, 8 में से 5 हटाओ 3, 4 में से 5 हटाओ -1 और 3 में से 5 हटाओ तो -2। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, चिन्हों का ध्यान रख रहे हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब अपन एब्सोल्यूट डिविएशन निकालते हैं। एब्सोल्यूट डिविएशन में अपन प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखते। 5 और 5 का अंतर कितना है 0, 8 और 5 का अंतर कितना है, 8 और 5 का अंतर है 3, 4 और 5 का अंतर कितना है 1, 3 और 5 का अंतर कितना है 2। तो जब अपन चिन्हों की उपेक्षा करते हैं और डिविएशन निकालते हैं तो वो कहलाता है एब्सोल्यूट डिविएशन। अब आपको इसमें याद रखना है कि मीडियन से निकाला गया एब्सोल्यूट डिविएशन का योग न्यूनतम होता है। किसका समझ नहीं आया? मैं 3 बातें बोलता हूँ, आप ध्यान सुनिएगा। अगर पहले मैं दोनों बातें मीन के बारे में बता रहा हूँ। मीन से अगर विचलन निकाला जाए तो उन विचलनों का योग 0 होता है, पहली बात। मीन से अगर विचलन निकाले जाएं, उनकी अगर स्क्वायरिंग की जाए तो उनकी स्क्वायरिंग का योग होता है न्यूनतम। और अगर मीडियन से एब्सोल्यूट डिविएशन निकाला जाए तो एब्सोल्यूट डिविएशंस का योग आएगा न्यूनतम, कम से कम आएगा, ठीक है। क्योंकि उसके पीछे रीज़न होता है, मैथमेटिकली रीज़न होता है कि मीडियन जो होता है वो मिडल मोस्ट होता है। मीडियन जो होता है बिल्कुल बीच में होता है। तो वहाँ से अगर एब्सोल्यूट डिविएशन निकाले जाएंगे तो उसका योग न्यूनतम आएगा। तो ये आपको माध्यिका से याद रखना है। पूर्ण विचलन शब्द का ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट डिविएशन वर्ड का याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ओके। उसके बाद है फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड। इनमें से कौन सा रिलेशन सही है? तो मैं आपको एक बात अभी बताता हूँ। मीन और मोड का जो अंतर होता है, मीन और मोड में जो अंतर होता है वो मीन और मीडियन के अंतर का तिगुना होता है। किस तरह? वापस बोलो। मीन और मोड का जो अंतर होता है वो मीन और मीडियन के अंतर का तिगुना होता है। ये होता है एम्पेरिकल रिलेशन। तो जो मैंने थोड़ी देर पहले बहुलक का फॉर्मूला बताया वो इसी से ड्राइव किया हुआ है। तो आप पहले तो ये याद कर लो कि आप सारे ऑप्शन देखेंगे, मीन माइनस मीडियन, मीडियन माइनस मोड, ये वाला देखिए, ये वाला बिल्कुल सही है। तो सी इसका आंसर है। अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करके बताता हूँ आपको आता है लेकिन बता रहा हूँ। मीन माइनस मोड बराबर ये हो गया 3 मीन माइनस 3 मीडियन, ठीक है। इनटू करने पे थोड़ा सा अल्टी पल्टी करें तो आप ऐसा करो, ये माइनस का जो मोड है ना इसको उस तरफ ले जाओ, तो ये हो गया मोड उधर जाके प्लस का, ठीक है। और ये माइनस का 3m है उसको इधर लेके आ जाओ, तो ये हो गया 3m प्लस का। और ये जो 3m है इसे इधर लेके आ जाइए, इधर लेके आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा। माइनस का 3m इस मीन को माइनस करेगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2m, ठीक है। ये इस तरह से। तो ये मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये यहाँ से ड्राइव हुआ है। किसे समझ नहीं आया? माइनस के मोड को अपन ने वहाँ भेजा, समझ में आ गया। माइनस का 3m इधर आया तो पॉजिटिव हो गया। और ये जो 3 मीन है ये इधर आया, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3m, ठीक है। ये माइनस का 3m हो जाएगा। तो ये माइनस का 3m है और ये मीन पॉजिटिव है तो माइनस ये मीन माइनस के 3m में से पॉजिटिव मीन गया तो माइनस के 2m बचेंगे। तो ये है फॉर्मूला। तो ये जो बहुलक का फॉर्मूला देखते हो बेसिकली ये यहाँ से ड्राइव होता है। मैं एक बार फिर बोलूँगा, आप बोर हो रहे हैं फिर भी, कि मीन और मोड के बीच का जो अंतर होता है वो मीन और मीडियन के अंतर का तिगुना होता है। इस बात को आप बोलते रहिएगा। इससे 6 फॉर्मूले और कभी कभी 9 फॉर्मूले तक भी बन जाते हैं, ठीक है। ये आप इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद है 40 महिला श्रमिकों के समूह का औसत वेतन 5200 है और 60 पुरुष श्रमिकों के समूह के लिए 6800 रुपया है, तो प्रति माह संयुक्त वेतन क्या है? ये कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है। ये मीन का एक्सटेंशन होता है। सपोज कीजिए हमने 40 महिलाओं को लिया और 40 महिलाओं का एवरेज हमने 5200 पाया, तो अपन मल्टीप्लाई करके समझ जाते हैं कि वो महिलाएं कितना कमाती होंगी। 52 चौक 208, 1 2 3 0, 40 महिलाएं, 40 हो गया n
इनका एवरेज सैलरी 5200 है, तो इसका मतलब उनकी कुल सैलरी 2,08,000 रही होगी। इसी तरह 60 हमने पुरुष देखे, और उन 60 पुरुषों का जो औसत है वो 60 पुरुषों का औसत 6800 है। ठीक है, 6800 तो औसत है। तो ये पुरुष कितना कमाते होंगे, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 48 और 6 36 और 4 40। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये महिलाएं कमाती हैं, ये पुरुष कमाते हैं, टोटल इनकी हो गई 6,16,000 रुपये, और महिलाओं और पुरुषों की कुल संख्या हो गई 100। ठीक है, तो ये जोड़ भाग के आप चेक कर लीजिएगा, 6 6 36 और 6 8 48। वेल, इसमें कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, आप देख लीजिएगा। कुल मिलाकर होना ये है, 40 इंटू 5200 करना है आपको, 40 इंटू 5200 करना है, और 60 इंटू ये 6,800 करना है, और लास्ट में आके आपको 100 से डिवाइड कर देना है। तो ये है महिलाओं का, ये है पुरुषों का, और ये जो बनेगा उससे अपन कहेंगे कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन को इस तरह से रिफ्लेक्ट किया जाता है, ये मीन का साइन है, ये दो ग्रुप जोड़ेंगे तो 1.2 कंबाइंड मीन। तो देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, ये नीचे 6,160 ही आ रहा था मेरा, देखो मैंने यहाँ पे किया था ना सॉल्व, तो ये 6,16,000 डिवाइडेड बाय 100, 6,160 ही आंसर आ रहा है। ऑप्शन में मुझे दिखा नहीं, अच्छा ये ऑप्शन यहाँ दे रखा है। खैर, इसका या तो आंसर सही कर लीजिए, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, सिंपली आ गया था ना 6,160। ठीक है, ओके। उसके बाद तैयार कपड़ों के माध्य आकार के लिए कौन सा माध्य उपयुक्त होगा। तो जैसे रेडीमेड कपड़ों की बात चलें, जैसे मान लीजिए जीन्स की बात चलें, तो कोई मान लीजिए 26 कमर होती है, 26 की कमर पहनता है, कोई 28 पहनता है, कोई 30 पहनता है, कोई 32, कोई 34। सर हमें पता है, इतना क्या बता रहे हो। ठीक है, तो मोस्टली तो एक दुकानदार कौन सी जीन्स रखेगा, अधिकतर वो रेडीमेड कपड़ों में मान लो जीन्स रखता है, तो वो जीन्स रखेगा जिसके अधिकतर ग्राहक आते हैं। तो जो मोस्ट फ्रीक्वेंट कस्टमर है, तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार घटित होती है उसे बहुलक बोलते हैं। तो किस तरह की जीन्स रखेगा, इसके लिए वो मोड देखेगा, यानी उसे पता भी नहीं होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टैटिस्टिक यूज़ कर रहा है। उसका तो पता है कि हर दूसरा कस्टमर आता है और वो 34 की कमर मांगता है, मान लो मेल है तो मेल की कमर लगभग 32 34 36 चलती है, तो हर दूसरा बंदा आता है और वो 34 की कमर मांगता है, तो वो 34 की कमर वाला जीन्स का स्टॉक ज़्यादा रखेगा। तो इसके लिए कौन सी चीज़ फैशन में है, इसके लिए बहुलक निकाला जाता है। बहुलक को भूयिष्ठक या मोड भी कहते हैं। किस माध्यम में चरम मूल्यों का उच्चतम प्रभाव पड़ता है। देखिए, जैसे 5 3 ये 50 30 80 100 ये है। ठीक है, और एक और आइटम ले लेते हैं, मान लीजिए 40। ठीक है, ये कुछ आइटमें हैं। मीन जो होता है ना, मीन जो होता है वो सारे ऑब्जर्वेशन पे आधारित होता है। अगर आप मीन की विशेषताएं पढ़ेंगे तो जो मीन होता है वो सारे ऑब्जर्वेशन पे आधारित होता है, और उसकी कैलकुलेशन में सबका इस्तेमाल होता है। ठीक है, थोड़ा सीक्वेंस में जमाता हूँ, इसको 30 कर देते हैं, इसको 40 कर देते हैं, इसको 50, इसको 80, इसको 100। लेकिन जो मीडियन होता है ना, मीडियन में सारे ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत नहीं होता है। मीडियन जो मिड में होता है ना, जो बीच में होता है, वो मीडियन होता है। यानी मीडियन के लिए आपको सबके ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत नहीं होती है। और मोड जो होता है ना, मोड भी ये देखता है कि जो आइटम सबसे ज़्यादा बार आई उस आधार पर मोड निकाला जाता है। मैं कहना ही चाहता हूँ कि अगर आप चरम मूल्यों को प्रभावित करोगे, जैसे 30 के बाद एक आइटम यहाँ पे मान लीजिए 10 आ जाए, और 100 के बाद एक आइटम यहाँ पे 1000 आ जाए, तो इसको चरम मूल्य बोलते हैं। चरमपंथी, जो बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, जो इधर होते हैं या बिल्कुल इधर होते हैं। तो अगर चरम मूल्य आ जाएंगे तो मीन इनको भी शामिल करेगा, तो मीन प्रभावित हो जाएगा। तो जहाँ पे भी चरम मूल्य या एक्सट्रीम वैल्यूज़ आती हैं तो उसके आ जाने से मीन डिस्टर्ब होगा। लेकिन अगर ये 10 और 1000 आ भी गया तो भी 50 अभी भी बीच में रहेगा, तो मीडियन प्रभावित नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं कि मीडियन चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता। मोड भी प्रायः चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उनकी आवृत्ति रिपीटेंस बहुत कम होती है। लेकिन जो मीन होता है वो चरम मूल्यों से प्रभावित होता है। तो आपको याद रखना है कि समांतर माध्य पे अधिकतम प्रभाव पड़ता है चरम मूल्यों का। ठीक है, निम्न श्रेणी का समांतर माध्य क्या है। रोल नंबर 1 2 3 4। अब एक तरफ दे रखे हैं रोल नंबर और एक तरफ दे रखे हैं अंक। तो पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा किस तरह की सीरीज़ है। मैं आपको बता दूं, ये इंडिविजुअल सीरीज़ है। यहाँ एक एक बच्चे के बारे में हमें पता है। रोल नंबर का कोई लेना देना नहीं है। पहले बच्चे के 7 हैं, दूसरे बच्चे के 3 हैं, तीसरे बच्चे के 10 नंबर हैं, चौथे के 20 हैं, फिर 8 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 3 हैं। तो यहाँ पे हमें इंडिविजुअली 8 बच्चों के बारे में पता है। आपको समांतर माध्य पूछा है तो आपको सिग्मा x अपॉन n करना होगा। 7 और 3 10 और 10 20 और 20 40 48 54 54 7 61 और 3 64 64 आया है सिग्मा x,
और 8 ये बच्चे हैं, तो इसका आंसर हो गया 8। तो मीन बराबर 8 हो गया है। यानी अगर जिसको थोड़ा स्टैटिस्टिक नहीं आता वो क्या करेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा देगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा। या इसका मैं क्या करूँ, 8 बच्चे हैं, आपको आठों बच्चों का योग लगा के 8 का भाग लगाना है, आंसर जो आया सो आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है द सम ऑफ डिविएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन इज जीरो फ्रॉम। तो विचलनों का योग जीरो होता है अगर विचलन माध्य से निकाले जाएं। इसको मैं अभी में 2-3 बार बोल चुका, अब नहीं बोलूंगा, बोर हो जाओगे, भाग जाओगे। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन के लिए क्या सत्य है, समान, पहला ऑप्शन है समांतर माध्य से मदों के विचलन का बीजगणितीय जोड़ 1 होता है, गलत। समांतर माध्य से मदों के विचलनों का बीजगणित जोड़ 1 से अधिक होता है, गलत। समांतर माध्य से मदों के विचलन का बीजगणितीय जोड़ 0 होता है, हाँ जी सही है। ठीक है, तो ये आपका पढ़ा हुआ रहेगा ना, तो फिर खटाक से आंसर दे दोगे। निम्न नीचे दिए गए आंकड़ों का मध्य का मूल्य क्या होगा। तो एक तरफ दे रखी है एज और एक तरफ दे रखी है श्रमिकों की संख्या। मान लीजिए एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में काम करने वाले 18 साल की उम्र वाले लोग हैं 10, 20 साल की उम्र वाले लोग हैं 4, 21 साल की उम्र वाले लोग हैं 16, 25 साल की उम्र वाले लोग हैं 15 और 28 साल की उम्र वाले लोग हैं 5। तो उम्र बदलती रहती है, तो ये वेरिएबल है, ये उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यानी मजदूरों की संख्या दे रखी है 10 और 4 14 और 16 30 15 45, यानी ये सर्वे 50 मजदूरों पे हुआ है और हमें मीडियन निकालनी है। तो मीडियन के लिए आपको CF बनाना पड़ता है। ये हो गया 10, ये 10 और 4 14 है, 14 और 16 30। ठीक है, ऐसे जिगजैग चलता है, हमने बात की थी मीडियन में। CF में CF बनाना पड़ता है ना, उसमें मीडियन उसी से निकलता है। 30 और 15 45 और 45 और 5 50। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1/2। मीडियन का फॉर्मूला है n+1/2। मिडिल मोस्ट संख्या को पहचानने के लिए फॉर्मूला लगता है n+1/2। तो ये 50 और 1 हो गया 51, 51 बटा 2 हो गया 25.5। तो 25.5 आंसर नहीं है, 25.5वीं आइटम 25.5 आइटम जो है वो आंसर है। तो 10 के अंदर नहीं दिखेगी, 14 में नहीं दिखेगी, 25.5 आपको 30 में देखने को मिलेगा और ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा 21। तो इसको यूँ कहते हैं कि इस कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों की एवरेज एज 21 है। तो एवरेज ही बोला जाता है, मीन की मदद से भी निकाल सकते हो, मीडियन की मदद से भी निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन में अपने को मीडियन कहा था, तो हम ये कह सकते हैं कि इस कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों की औसत आयु 21 रही होगी या मध्य का मूल्य 21 है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो आपको मीडियन निकालते समय CF का प्रयोग करना पड़ता है। ओके, इसके बाद है कृषि जोत के आकार की तुलना करने के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा माप सबसे उपयुक्त होगा। मान लीजिए कुछ लोग हैं जो 2 बीघा में खेती कर रहे हैं, कुछ लोग 5 बीघा में खेती कर रहे हैं, कुछ लोग 10 बीघा में खेती कर रहे हैं। तो मान लीजिए गांव है, उस गांव में हमने सर्वे किया और सब किसानों ने पूछा आप कितने कितने बीघा में खेती करते हो। तो जो मोस्ट फ्रीक्वेंट होगा तो उसकी पहचान मोड से होगी। तो आपकी जो कृषि जोत है, जिसको आप जोतते हैं, वो जो फील्ड है, खेत है, उस खेत के औसत आकार को समझना हो तो मोड निकालना चाहिए। इससे आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे सीमांत कृषक ज़्यादा हैं या बड़े कृषक ज़्यादा हैं, किस तरह के फार्मर उस जगह पे हैं। तो बहुलक, जो चीज़ बहुलक मतलब बहुतायात में पाई जाती है, जिस चीज़ की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, अकरेंस या फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, उसे मोड कहते हैं। तो 84 का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज इज मिनिमम व्हेन टेकन अबाउट। अब आपके बाद डिविएशन के स्क्वायर की बात की गई है। ठीक है, तो D, अगर आप ये x होता है, x में से मीन को हटाएंगे तो इसका योग 0 होता है, ये अगर आप मीन से लेंगे तो, और अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे तो इसका स्क्वायर न्यूनतम आएगा। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी आपको मीन की याद रखनी है। मीन से जो विचलन यानी डिविएशन निकाले जाते हैं, उसकी जो स्क्वायरिंग होती है, उसकी स्क्वायरिंग का योग न्यूनतम आता है अगर वो मीन से कैलकुलेट हो तो कुल मिला के माध्य से आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है एक कक्षा के छात्रों की बुद्धि का औसत स्तर पता लगाने के लिए कौन से माध्य का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको कभी भी गुणों का एवरेज निकालना है ना, तो मीडियन को सबसे उपयुक्त माना जाता है। अगर आपको, जैसे क्लास है, क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, अगर आपको उसमें टोल टपोल बच्चे भी होते हैं तो बहुत होशियार बच्चे भी होते हैं, तो क्लास की जनरल पोजीशन क्या है उसको देखने के लिए आपको मीडियन निकालनी चाहिए। कभी भी सर्वे करने का भी बाहर से आएगा ना बंदा, तो वो बिल्कुल ठोट को नहीं देखेगा, बिल्कुल होशियार बच्चे से नहीं पूछेगा,
वो जो एक लगभग एवरेज बच्चा है ना, उस एवरेज बच्चे का IQ लेवल क्या है, उससे उसको पता लगेगा कि स्कूल के स्टैंडर्ड्स क्या हैं। तो मीडियन, आपको याद रखना है कि अगर आपको गुणों का औसत निकालना हो तो आपको मीडियन का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है, एक कक्षा में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के निम्नलिखित डेटा में से माध्य निकालिए। तो कैसे करेंगे, आपको अंक दे रखे हैं, किसी के 10 आए हैं, किसी के 20, किसी के 30, किसी के 40, किसी के 50 अंक आए हैं, और इनकी संख्या है 5, 10, 15, 10 और 5। एक्स है, एफ है, आपको इसका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला वैसे तो होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, पर इसमें फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो आपको पहले एफ एक्स निकालना पड़ेगा, जैसे 10 × 5 50, 20 × 10 200, 30 × 15 450, 40 × 10 400, 50 × 5 250, 250, 650, 700, 1100, 1300, 1350। ये आपको जोड़ निकालना है, और फिर ये जितने बच्चे हैं 5, 10, 15, 15, 15, 30, 10, 40 और 45, 45 से भाग लगा देना है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर 50 आएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो 50 है, 50 नहीं आना चाहिए, 1350 बटा 45, 45 × 30, 30 आएगा, क्योंकि 50 हुआ एक्सट्रीम है, 30 इसका आंसर है ना। सॉल्व करने पे आप देखिएगा 30 इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो कि सर अभी तो ऐसा क्वेश्चन में आप CF कर रहे थे, अरे भाई उसमें मैं मीडियन निकाल रहा था। मीडियन वाले क्वेश्चनों में CF निकाला जाता है, और मीन वाले क्वेश्चनों में ऐसे मल्टीप्लाई करके सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन लगाया जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद है, अ डिस्ट्रीब्यूशन वेयर द वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन इज मैक्सिमम एज कंपेयर टू मीडियन एंड मोड। मीन बड़ा हो मीडियन से और मीडियन बड़ा हो मोड से, तो वो कहलाती है पॉजिटिवली स्क्यूड सीरीज, उसे अपन कहते हैं धनात्मक रूप से विषमित। और जहां मीन छोटा हो मीडियन से और मीडियन छोटा हो मोड से, उसे अपन बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड। ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें हैं और पढ़ने जैसी चीज़ें हैं, ऋणात्मक रूप से विषमित। और जहां मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड हो, उसे अपन बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या सममितीय वितरण। कि सर क्या हो रहा है, आपको अभी बस ये याद कर लेना है कि मीन ज़्यादा है अगर मीडियन और मोड से, तो वो सीरीज़ धनात्मक रूप से विषमित होती है, पॉजिटिवली स्क्यूड होती है, ठीक है। और ये दोनों भी याद रख लेना, नेगेटिव कब होता है और नॉर्मल इक्वल कब होता है। उसके बाद है, समांतर माध्य के संदर्भ में, बस थोड़े से क्वेश्चन और है, समांतर माध्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है यानी असत्य की पहचान करनी है। समांतर माध्य सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला औसत है, ये बात सत्य है। यह सभी अवलोकनों पर आधारित होता है, सत्य है। यानी मीन निकालते समय सारे ऑब्जर्वेशन का प्रयोग होता है, ये बात सत्य है। यह चरम मूल्यों से प्रभावित होता है, बिल्कुल ये बात सत्य है। एक्चुअली इसकी इसी विशेषता के कारण ये होता है, ठीक है, कि जैसे चरम मूल्य शामिल करेंगे आपको उनको भी कैलकुलेशन में शामिल करना पड़ेगा, तो फिर आपका चरम मूल्य से आपका मीन प्रभावित हो जाएगा। समांतर माध्य से मदों के विचलनों का योग सदैव 0 के बराबर नहीं होता, ये असत्य है, ठीक है। तो डी इसके अंदर असत्य है, बाकी तीनों सत्य हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल टेंडेंसी मेजर कैन नॉट बी कंप्यूटेड ग्राफिकली, किसे आप ग्राफिकली नहीं निकाल सकते। तो मीडियन को आप ग्राफिकली निकाल सकते हो, मोड को भी आप ग्राफिकली निकाल सकते हो, ठीक है, हमने बात की थी। तो मीडियन और मोड को आप ग्राफिकली निकाल सकते हो। इसने बोला किसको नहीं निकाल सकते, तो अर्थमेटिक मीन को नहीं निकाल सकते। एक क्वार्टाइल नाम की चीज़ होती है, चतुर्थक बोलते हैं, मीडियन की जैसी ही चीज़ होती है। तो मीडियन, क्वार्टाइल्स, मोड, ये सब पोजीशन देख के या ग्राफ की मदद से निकाले जा सकते हैं। मीन ग्राफिकली कैलकुलेट नहीं हो सकता, तो इसका आंसर ए रहेगा, ठीक है। इसके बाद है, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन, मोड की क्या सिचुएशन होती है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मोड ये तीनों बराबर होते हैं, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप एक ग्राफ पेपर भी लोगे तो कुछ इस तरह का कर्व बनता है। तो इसमें ये देखा जाता है कि मीन, मीडियन और मोड ये तीनों बराबर आते हैं, है ना, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और है, इसके बाद है, द मीडियन कैन ग्राफिकली बी फाउंड फ्रॉम। ग्राफ का प्रयोग करते हुए मध्यिका का मान आप कैसे प्राप्त कर सकते हो, तो ओजाइव कर्व बना के। तो ओजाइव कर्व बोलो या हिंदी में संचयी बारंबारता वक्र बोलो, आप लेस देन ओजाइव कर्व की मदद से या लेस देन और मोर देन ओजाइव कर्व दोनों को बना के उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से आप मीडियन का मूल्य पता कर सकते हैं। तो ग्राफ का प्रयोग करने से संचयी बारंबारता वक्र, जिसको तोरण वक्र भी बोलते हैं, आज की वीडियो में 6 बार आ गया है। द वैल्यू दैट अकर्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन अ सीरीज इज नोन।
कहता है वो संख्या जो सबसे ज़्यादा बार घटित होती है, बारंबार आती है, उसे अपन बहुलक बोलते हैं। जो बार बार आता है वो बहुलक होता है। जैसे यूँ समझिए, जैसे मैं आपको बताऊँ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे बच्चे नहीं हैं, है ना, ये नंबर ऑफ चाइल्ड की बात चल रही है। बच्चे नहीं हैं ऐसे 50 परिवार हैं, एक बच्चा है ऐसे 100 परिवार हैं, 250 परिवार ऐसे हैं जहाँ 2 बच्चे हैं, और 100 परिवार या 150 परिवार ऐसे हैं जहाँ 3 बच्चे हैं। और भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अधिकतर परिवार कैसे हैं? अधिकतर परिवार ऐसे हैं जहाँ पे 2 बच्चे हैं, तो मोड बराबर आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि वो मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम है। ठीक है। इसके बाद है बहुलक और मध्यांक क्या है? बहुलक की जगह बहुल अंक वर्ड यूज़ किया है, जो बहुत बार आता है, और मध्यांक यानी जो मध्य में स्थित होता है। तो ये पूछना चाहता है मोड और मीडियन क्या है? ये गणितीय माध्य है? नहीं। ये प्रगतिशील माध्य है? नहीं। ये प्रभागीय माध्य है? नहीं। ये स्थिति माध्य है? हाँ भाई हाँ। तो जो मोड और मीडियन होता है ये पोजिशनल एवरेज होते हैं। इसके बाद कहता है मोड क्या होता है? मिडिल वैल्यू, मिडिल मोस्ट वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। तो मोड जो होता है वो होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, जो बार बार आता है, बारंबार आता है, वो होता है बहुलक या भुइष्ठक। मीन माइनस मोड बराबर 3 माइनस 3 मीन माइनस दिस। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि मीन और मोड का अंतर मीन और मीडियन के अंतर का तिगुना होता है। अब आप इसको भरो, ये मीन आ गया, ये मोड आ गया, यहाँ पे जो मिसिंग है रिक्त स्थान वो मीडियन है। इस फॉर्मूले को आप देखेंगे तो यहाँ जो गायब है वो मीडियन है। ठीक है, चलिए। उसके बाद है परिवार का औसत आकार जानने के लिए, अभी मैंने बताया ही था आपको, बहुलक का प्रयोग करेंगे। अगर आपको एवरेज साइज ऑफ फैमिली देखनी है कि अधिकतर लोग छोटा परिवार पसंद कर रहे हैं या बड़ा परिवार पसंद कर रहे हैं, तो आप मोड देखो कि फैशन क्या चल रहा है, रीति रिवाज क्या चल रहा है। पहले ज़माने में लोग बड़ा परिवार पसंद करते थे, अभी थोड़ा जो जनरेशन चेंज हो रहा है तो अभी थोड़ा छोटे परिवार पसंद किए जा रहे हैं। तो मोड से इसका आप दे सकते हो। इसी तरह पूछा है द मोड ऑफ 2 4 2 3 1 2 4। मैं मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ? नहीं जी नहीं। देखो, दो एक संख्या है और वो कितनी बार आई? तो 2 आई आपकी 1 2 3 बार। चार कितनी बार आया? 4 आया आपका 2 बार। और तीन आया आपका 1 बार, और 1 आया आपका 1 बार। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन घटित हुआ? सबसे ज़्यादा ये घटित हुआ, तो आपका आंसर 2 होगा। ठीक है, तो इसलिए भी आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा बार आइटम आती है वो आइटम बहुलक होती है, तो आपका 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद अपन थोड़ी सी बात और करेंगे। कहता है यदि 10 पदों का, अभी आखिरी के 2 क्वेश्चन थोड़े टफ हैं, तो जस्ट ऐसे ही टेस्ट देने के लिए, फ्लेवर देने के लिए, ऐसा डीमोटिवेट करने के लिए, इतना टफ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। यदि 10 पद मूल्यों का कल्पित माध्य 15 है, 15 से लिए गए विचलनों का बीजगणितीय योग 70 है, तब पद मूल्यों का वास्तविक समांतर माध्य क्या होगा? तो जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है उनको पता है कि मीन निकालने का एक डायरेक्ट मेथड होता है जिसका फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है। मीन निकालने का ही एक शॉर्टकट तरीका होता है जिसमें फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। उसमें मतलब अज्यूम्ड मीन करके कैलकुलेशन निकाली जाती है, यानी पहले अज्यूम ले लिया जाता है और अज्यूम मीन से रियल मीन की तरफ जाया जाता है। जैसे इन्होंने अज्यूम लिया किसको? इन्होंने अज्यूम किया 15 को, इन्होंने 15 को अज्यूम किया और उससे डिविएशन निकाले, वो डिविएशन आए 70, और इनकी जो नंबर ऑफ आइटम्स थी वो थी 10, तो सॉल्व करने पे आया 22। कि सर ये क्या बता रहे हो आप हमें? ये मैं आपको मीन निकालने का शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला बता रहा हूँ। यानी मीन निकालने का एक होता है डायरेक्ट मेथड जिसका फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है, और एक शॉर्टकट मेथड होता है उसमें फॉर्मूला हो जाता है आपका मीन बराबर अज्यूम मीन प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। तो ऐसे करने पे इसका आंसर आपका 22 आ जाएगा। ठीक है, चलिए। और उसके बाद आप मेरे से झगड़ा करेंगे जो लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, तो देखिएगा क्या है। यदि एक आवर्ती वितरण का समांतर माध्य 5 है, यदि प्रत्येक अवलोकन की आवर्ती को 5 से गुणा कर दिया जाए तो नया समांतर माध्य क्या होगा? तो बच्चा फट से बोलेगा सर 5 को 5 से गुणा कर दिया, आंसर होगा 25। नहीं, आंसर होगा 5। सर क्या बात कर रहे हो? अभी तो आपने बोला ना, देखो मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा। ये x है, ठीक है। अगर आप सारे, जैसे यहाँ पे जो भी x रहा है, अगर आप सारे ऑब्जर्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका रिजल्ट भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मैंने कहा, ये मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ कि आपने x से, यानी जो भी ओरिजिनल आइटम थे उससे आपने जो भी मीन निकाला, अगर आप सारे ऑब्जर्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका मीन भी उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई नहीं किया है, इन्होंने आवर्ती को मल्टीप्लाई किया है। देखो ध्यान से क्या लिखा है, यदि प्रत्येक अवलोकन की आवर्ती को गुणा कर दिया जाए, जैसे अगर मैं आपको समझा पाया, जैसे ये x है, ये f है, इन्होंने इसको 5 से गुणा नहीं कराया है, इन्होंने इसको 5 से गुणा कराया है। इसको गुणा करा दिया, इसको करा दिया, इसको गुणा करा दिया, इसको गुणा करा दिया। आवर्ती को आप गुणा कराओगे तो मीन पे कोई प्रभाव नहीं होगा, मीन उतना ही रहेगा। तो अगर आपका ओरिजिनल सीरीज का, मैं लास्ट टाइम बोलता हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, बस ऐसे ही मज़े लेने के लिए क्वेश्चन दिया था। मज़े मत लो सर, हमें डर लग रहा है। यदि सारे ऑब्जर्वेशन को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो आपका मीन भी उतना ही डिस्टर्ब होगा। लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़छाड़ की जाती है तो आपका मीन अप्रभावित रहेगा। तो आपका मीन ओरिजिनल 5 था तो बाद में भी 5 रहेगा। ठीक है, 100% श्योर। चलो, टफ क्वेश्चन था, टफ तो क्या था, घुमावदार क्वेश्चन था, लगाना ऑब्जेक्शन। बाय। देख लेना वीडियोस को, देखते रहना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, दिक्कत आए तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है।